एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। टीचर एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की न्यू सोशल साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 होने वाला है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आखिर अर्थ सरफेस कैसा है, हमारे अर्थ में क्या क्या है, अर्थ के इंटीरियर क्या है, अर्थ के एक्सटीरियर क्या है, कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही है, कौन कौन सी प्लेट्स है, हर एक चीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, तो प्लीज जरा आप लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ो। क्लियर है? ठीक है बच्चा, चलिए जरा बिना किसी देरी के हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का, जहां हमने पढ़ा है लाइन बाय लाइन पूरे की चैप्टर को, सेम ऐसे लाइन बाय लाइन हम इस वाली वीडियो में आपके इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जरा बिना किसी तरीके की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहली बात बच्चा यहाँ पर आने वाली है, आप लोगों को पता है आपके हर चैप्टर की स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलते हैं बच्चा कुछ बिग क्वेश्चंस। ये वो बिग क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप बच्चों के उसके सबके आंसर्स आपको खुद पता चल जाएंगे, और नहीं पता चलेंगे तो आप लोगों के टीचर्स बैठे हैं आप लोगों को बताने के लिए, उसको समझाने के लिए। ठीक है जी, यहाँ देखो आपके पास सेम ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट शेप्स द अर्थ सरफेस, आखिर अर्थ सरफेस बनता कैसे है, कैसे अर्थ फॉर्म हुई है। व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स, आखिर प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, कौन कौन से इफेक्ट है प्लेट मूवमेंट्स के, प्लेट मूवमेंट्स होती है तो क्या क्या होती है, उनसे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड, आखिर जो लैंडफॉर्म्स है यानी कि माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, या आगे आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पढ़ने वाले हो, वो सब लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, कौन सी यू शेप वैली कैसे बनती है, वी शेप वैली कैसे बनती है, आप ये सब पढ़ोगे। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ आर ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बीइंग्स कनेक्टेड टू दीज लैंडफॉर्म्स, और आखिर हम लोगों की जिंदगियां या जो हम लोग हैं वो हम लैंडफॉर्म से आखिर कनेक्टेड कैसे हैं। एंड लास्ट आप देखोगे आखिर डिजास्टर्स कैसे एसोसिएटेड है डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म से। बेसिकली आप इस चैप्टर में सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो बहुत अच्छा बहुत प्यारा चैप्टर है। चलो चलो हम अपने इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, ओके। देखो, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर क्या बातें यहाँ पर बोली गई। यहाँ पर कहते हैं बच्चा, द अर्थ सरफेस नॉट कंसिस्टेंट, प्लीज ये बात याद रखना, बहुत प्यारी लाइन यहाँ पे समझाऊंगी आप लोगों को। देखो, कहते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है बच्चा वो कंसिस्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि अर्थ का सरफेस चेंज नहीं हो रहा है, कहते हैं इट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म्ड बाय पावरफुल फोर्स। कहते हैं कि बार बार ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ फोर्सेस है इसके ऊपर जो लग रही है। तो कौन कौन सी फोर्सेस है? कहते हैं एक्टिंग फ्रॉम विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, यानी कि हमारे प्लैनेट के हमारे अर्थ के अंदर से कुछ फोर्स लग रही है एंड हमारे अर्थ को ऊपर से कुछ फोर्सेस लग रही है, जिन सब फोर्सेस की वजह से बार बार जो हमारा अर्थ है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे इन फोर्सेस के बारे में हल्का से आप लोगों को बताती हूँ कौन से फोर्सेस है, यहाँ पे क्या चीजें हो रही है। देखो यहाँ पे क्या बातें हैं, जो फोर्सेस अर्थ के अंदर से लग रही है इसे हम बोलते हैं बच्चा हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस। क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें हम बोलते हैं हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस, वो फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से काम कर रही है इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। इससे क्या होता है, माउंटेन्स या वॉल्केनोस फॉर्म होते हैं। और जो फोर्सेस ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट यानी कि हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर से काम कर रही है, वो उसे फोर्सेस को बच्चा हम लोग बोलते हैं आपकी एक्सोजेनिक फोर्सेस। क्या बोलते हैं बच्चा? उसे हम बोलते हैं आपकी एक्सोजेनिक फोर्स। अब ये जो दोनों ही फोर्सेस है इससे क्या होता है, फॉर सपोज अब देखो यहाँ पर जो एंडोजेनिक फोर्सेस है जो अर्थ के अंदर से काम कर रही है वो हमारे क्रस्ट को बनाती है, वो उसको बिल्डअप करती है। फॉर सपोज माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो अंदर की फोर्स की वजह से हो रहे हैं, तो वो बन रहे हैं। लेकिन एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होती है ये वाली उस सरफेस को फियर डाउन करती है, यानी कि उसको इरोड करती है, उसको वहां से हटाती है। उसे हम बोलते हैं क्या बच्चा आप लोगों की एक्सोजेनिक फोर्स। ये वाली बात क्लियर हुई। और ये क्या करती है, उस सरफेस को हटाती है। फॉर सपोज हमारे माउंटेन्स थे, जब बार बार उस पर नदी का पानी पड़ेगा, हवा पड़ेगी तो वो इरोड होंगी, उसे हम बोलते हैं क्या, हमारे वो फोर्सेस है हमारे बच्चा एक्सोजेनिक फोर्स। तो प्लीज रिमेंबर जो अर्थ, तो इन दोनों ही फोर्सेस की वजह से जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो बार बार चेंज हो रहा है। कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज दैट एक्सप्लेन दीस चेंजेस, और कौन सा ऐसा आइडिया है जो इन सब चेंजेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि ये सब चीजें हो क्यों रही है उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी थ्योरी है व्हिच इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इस थ्योरी की वजह से हमारे अर्थ जो है अंदर से बार बार चेंज हो रहा है। अब ये थ्योरी क्या है उसको आगे हम समझेंगे। इसकी वजह से हमें समझ में आता है द लार्ज पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट मूव स्लोली ओवर द मोल्टन मेटल। भाई जो हमारा मेटल वाला पार्ट है, अब ये मेटल क्या है अभी आगे समझेंगे उसको हम। कहते हैं मेल्टन, जबकि मेटल के ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा, वहां पे हमारे होते हैं मोल्टन पार्ट है,
हम कहते हैं यहाँ पर मैग्मा है बेसिकली हमारा, कहते हैं मैग्मा की वजह से आप एक करंट फ्लो करते हैं एंड तब जो है ये प्लेट्स मूव करती है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा बिकॉज काफी चीजें अलग लग रही होंगी आपको, तो हम क्या ही बोल रहे हो, डोंट वरी, अब यहाँ लोग सब कुछ को डिटेल में समझने वाले हैं। कहते हैं इन्हीं मूवमेंट की वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वॉल्केनोज हो, चाहे प्लेन्स हो, चाहे वैलीज हो, वो सब इन्हीं की वजह से जो है फॉर्म होते हैं। जब हम इनको समझ जाएंगे तो इनको समझकर टेक्टोनिक प्लेट्स को या लैंडफॉर्म वगैरह को समझकर हमें समझ में आ जाएंगे बहुत सारे अर्थक्वेक के बारे में, हमें समझ में आएगा वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में, और आखिर कॉन्टिनेंट्स कैसे फॉर्म हुए हैं, ओशंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं, और हम इस प्लैनेट अर्थ को बहुत अच्छे से जान पाएंगे, हम लोग उसको समझ पाएंगे। तो बिना किस देरी के फटाफट से आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज हमारा आखिर प्लेट टेक्टोनिक्स बचा होता है। किस चिड़िया का नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स, क्या है आखिर ये चीज जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आखिर ये चीज होती क्या है, तो बहुत ध्यान से यहाँ पे आप लोग जरा इस वाले पॉइंट पे एक बार समझना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं बेटा, प्लेट टेक्टोनिक्स इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, गिवन बाय डब्ल्यू जे मॉर्गन, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, रिमेंबर, गिवन बाय डब्ल्यू जे मॉर्गन इन अर्थ साइंस। और जब हम साइंस को अर्थ को स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पे जो साइंस यहाँ पर है उसे यहाँ पर बोला गया, वो क्या समझा रही है उसको समझो, दैट एक्सप्लेन्स द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कहते हैं जो अर्थ का एक क्रस्ट है ये मूव कर रहा है। अब ये क्रस्ट क्या है आगे आगे भी समझेंगे, हल्का सा बताती हूँ। जो हमारी अर्थ है ना बच्चा, ये अर्थ, इसके 3 लेयर्स होती है। सबसे ऊपर वाली को बच्चा जहाँ पे हम लोग रहते हैं दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। जो इसके नीचे है थोड़ी सी, ये वाली जो लेयर है, आपको देखा मैंने बता रखा है कि जो अर्थ है वो आलू की तरह प्लेन नहीं बल्कि प्याज की तरह लेयर्स में है। तो जो अंदर वाली लेयर है बच्चा उसे हम लोग बोलते हैं आपका मेंटल, और जो और छोटी वाली लेयर है बच्चा इसे हम लोग बोलते हैं आपका कोर। तो कहते हैं इसमें यहाँ पे जो कोर वाली लेयर है, जो हमारी मेंटल वाली लेयर है, कहते हैं ये जो क्रस्ट है हमारा ये हल्का हल्का मूव कर रहा है, कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द आउटर मोस्ट लेयर जो है अर्थ की यानी कि जो क्रस्ट है इज नॉट वन सिंगल पीस बट इट इज ब्रोकन इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल पीस। देखो यहाँ पर क्या क्या आपको यहाँ पर ये मैप दिख रहा है, ये हमारा वर्ल्ड मैप है बच्चों, आपको यहाँ पर दिख रहा है। अभी हम किसी को आप कह रहे हैं मैम ये सब क्या है, ये आपने लाइंस क्यों बना रखी है ऐसी, देखो ये मैंने नहीं बनाई है बेटा, ये हमारी प्लेट्स है बहुत सारी। जो ये बड़ी बड़ी प्लेट्स है बच्चा इन्हें हम लोग बोलते हैं हमारी मेजर प्लेट्स, और जो ये छोटी वाली प्लेट्स है बच्चा ये हमारी होती है माइनर प्लेट। आपको दिख रही है बहुत सारी प्लेट्स है यहाँ पर, इन्हीं सब प्लेट्स को हमने हमने बोला है ये हमारी है प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स। और इसकी थ्योरी यहाँ पर क्या कहती है कि जो हमारे अर्थ क्रस्ट जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ये क्रस्ट एक सिंगल पीस ऑफ लैंड नहीं है, बल्कि ये सिंगल पीस ऑफ लैंड ना होकर छोटे छोटे लैंड के पीसेस में बटा हुआ है, कहीं पर कुछ, कहीं पर फिर कटा हुआ, फिर कटा हुआ, कटा हुआ, इस तरीके से यहाँ पर पूरा वर्ल्ड हमारा बना हुआ है कट कट कर, एक नहीं है पीस। और फिर यहाँ पे कहा गया है कि ये जो पीसेस हैं यहाँ पर कहते हैं इन्हीं को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, मैंने अभी बोला इन्हीं पीसेस को हमने बोला है टेक्टोनिक प्लेट्स। कहते हैं ये जो प्लेट्स है ये धीरे धीरे करके मूव कर रही है ओवर द सेमी मोल्टन लेयर। यहाँ पे कह रहे हैं अब ये जो प्लेट्स है ये हल्का हल्का करके मूव भी कर रही है, कैसे मूव कर रही है, मेंटल के ऊपर। मेंटल में क्या है, मैग्मा है, वो मैग्मा बहुत उबलता हुआ खौलता हुआ है, गाढ़ी गाढ़ी मोल्टन फॉर्म में है, अगर वो घूमता है तो ऊपर से प्लेट्स भी घूमती है। इसी प्रॉपर थ्योरी को हमने बोला बच्चा हमारी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक प्लेट क्या है, वो प्लेट है जिससे हमारा अर्थ क्रस्ट बटा हुआ है। अर्थ क्रस्ट एक सिंगल पीस ऑफ लैंड नहीं है, अलग अलग छोटे छोटे या छोटे या बड़े लैंड के पीसेस से मिलकर बना हुआ है, उसे हमने कहा है टेक्टोनिक प्लेट्स। बट ये जो थ्योरी है हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स की उसके थ्रू हमने ये समझाया है कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये ऐसा नहीं कि स्टिल है, ये हल्का हल्का करके घूम रही है, और तो घूम बहुत स्लो स्पीड पर, आप सोचो कि 10 से 12 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से वो घूम रही है, तो घूम बहुत तेज नहीं रही है लेकिन बहुत स्लोली घूम रही है। बट इनके घूमने की वजह से बहुत सी मूवमेंट हो रही है विद इन द अर्थ क्रस्ट। इसी प्रॉपर थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, पूरी यहाँ पर बोला हुआ है किसी की वजह से बहुत सारे फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, अर्थक्वेक, वोल्केनोस सब जो है इसी की वजह से बनते हैं, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड बच्चा आप लोगों का क्या, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये बात क्लियर होगी। आप देखो आगे कहते हैं, अब यहाँ पे समझा रखे बेटा आप लोगों को अर्थ की क्रस्ट के बारे में, अर्थ की लेयर्स के बारे में, जो लेयर्स है हमारे अर्थ की। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को मैप दिख रहा है ये वाला, इस वाले मैप में देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि जो अर्थ है वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, क्रस्ट ये रहा हमारा,
मेंटल ये रहा, और यहाँ आउटर कोर ये रहा, इनर कोर। यहाँ पे आप देखो इस वाली शेप में, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाली पिक्चर्स में कि यहाँ पर सबसे ऊपर की लेयर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड बच्चा आपका क्रस्ट। उसके अंदर जो है काफी डीप लेयर, जो पूरी ये वाली लेयर है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड आप लोगों का मेंटल। फिर जो बाहर का येलो वाला सर्कल है, इस वाले को बोलते हैं बच्चा हम आपका आउटर कोर। बस ये पूरा का पूरा कोर का पार्ट है वाला पूरा। लेकिन जो बाहर वाला है उसे हमने बोला आउटर कोर, जो अंदर वाला है उसे हमने अलग से नाम दिया इनर। उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब लोग क्या कह रहे हैं, जो क्रस्ट है बच्चा आप लोग को बताइए कि वो आउटर मोस्ट लेयर है जिसपे हम लोग रहते हैं। उसके नीचे हमारे पास मेंटल जो कि काफी चौड़ी है, आपको दिख रहा है काफी चौड़ी है ये, आगे समझाऊंगी। और उसके ऊपर काफी गर्म भी है। जो कोर है, जो अंदर वाली है, वो बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत हैवी है वहां पर। ये हमको समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे, बहुत सिंपल बात है। कहते हैं क्रस्ट अलोंग विद द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल कॉल्ड द लिथोस्फीयर। अब देखो ये बहुत प्यारी और बहुत अलग चीज है। अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया, हाँ जी क्रस्ट क्या हुआ, मेंटल क्या हुआ, कोर क्या हुआ। अब एक बार बहुत सिंपल समझ लेना, जो क्रस्ट है बेसिकली करीब करीब, देखो क्रस्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है विच इज कॉल्ड ओशियनिक क्रस्ट, जो ओशियन के ऊपर है। ओशियन के नीचे जो क्रस्ट है उसे हमने बोला हुआ है ओशियनिक क्रस्ट, और जिसपे कॉन्टिनेंट्स है उस क्रस्ट को हमने बोला बच्चा आप लोग का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियन जो है इतने गहरे नहीं है, तो कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट को जो है हमने काफी पतला रखा हुआ है, वो पतला है करीब करीब 5-6 किलोमीटर का। लेकिन जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो जो है काफी हैवी रहता है, तो करीब करीब 30 से 40 किलोमीटर तक का वो पहुंच जाता है। तो उसे हमने बोला बच्चा आप लोगों का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये बात सिंपल समझ पा। अच्छा, फिर तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कहते हैं क्रस्ट। अब देखो ये तो मेंटल है, आप यहाँ पे इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। इस मेंटल को उन लोगों ने मान लो 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है, एक ये रहा एंड या मतलब ये। मेंटल को इन लोगों ने क्या करा हुआ बच्चा, बांटा हुआ है 3 पार्ट्स। इस तरीके से बटे हुए हैं पार्ट्स उसके। अब वो क्या है, देखो जो फर्स्ट वाला पार्ट आप यहाँ पे समझना इस वाली चीज कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से एक बार समझ। देखो ये हमारा हुआ क्रस्ट, यहाँ तक का ये वाला पार्ट हमारा पूरा का पूरा, एक सेकंड, यहाँ तक का ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा बचा हुआ क्रस्ट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट रखें तो बेहतर रहेगा। तो ये वाला हमारा क्या हुआ बच्चा, ये हुआ हमारा क्रस्ट वाला पार्ट हुआ पूरा का, ठीक है, ये क्रस्ट है। अब ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, ये किसके हमारे, ये हमारे हैं मेंटल के। किसके पार्ट है बच्चा, ये है हमारे मेंटल के। एंड ये हमें क्लियर दिख रहा है 1 पार्ट और 2 पार्ट, ये हमारा है कोर का। तो ये है आउटर कोर, ये है इनर। ये चीजें हमारे लिए बहुत क्लियर है, हमें आराम से समझ में आ रही है सब चीज। अब देखो मेंटल की बात करें, आप ध्यान से एक बार देखो, जो मेंटल का बिल्कुल अपर वाला पार्ट है, अपर एस्टेनोस्फेयर, ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पर, ये आप, और ये वाला पार्ट यहाँ पे जो मेंटल वाला अपर का पार्ट है, अपर अपर मेंटल वाला पार्ट है आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया, और ये लिथोस्फेयर। इन दोनों को जो आप मिला दोगे उसे हम बोलेंगे क्या, हमारा लिथोस्फेयर। यानी कि क्रस्ट का और बिल्कुल अपर मोस्ट मेंटल वाला पार्ट, क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल वाले पार्ट को जो आप मिला दोगे उसे हम बोलेंगे क्या, लिथोस्फेयर। और इसी लिथोस्फेयर की बहुत सारी प्लेट्स है। प्लेट की बात करिए, मैं अभी मैंने टेक्टोनिक प्लेट्स की, तो इसी लिथोस्फेयर में वो सिर्फ क्रस्ट नहीं है, बल्कि क्रस्ट और हल्का सा ऊपर मेंटल वाला पार्ट भी है, इसलिए इसे हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इसलिए इसका नाम ये भी दिया गया। बट आपको यहाँ पे समझाने का मतलब मेरा इसलिए था कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर अब देखो ये हमें समझ में आ गया, यहाँ पर जो है इस तरह से चीजें हैं कि भाई ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा क्या है, वो लिथोस्फेयर वाला पार्ट है, जिसकी जो हमारी जो प्लेट्स है वो बनी हुई। इसके नीचे यहाँ पर क्या है, स्टेनोस्फेयर। और स्टेनोस्फेयर क्या है बच्चे, करीब करीब 200 किलोमीटर का होता है, जहां पे हमें मॉडर्न स्टेट में अपना मैग्मा देखने को मिलता है। यही जब मैग्मा घूमता है कन्वेक्शन करंट की वजह से, इसकी मैग्मा के घूमने की वजह से जो प्लेट्स है इससे ऊपर, ये जो प्लेट्स है इससे ऊपर बड़ी बड़ी, ये सब प्लेट्स भी जो है वो मूव करती है धीरे धीरे करके, मूवमेंट स्लोली होती है। अब देखो वो, और ये मैग्मा क्यों घूम रहा होता है, कन्वेक्शन करंट की वजह से। करंट है यहाँ पर, करंट क्यों है, बिकॉज बहुत हॉट है, बहुत हीट है अंदर, इसलिए यहाँ पर ये सब प्रोसेस हो रहा होता है। इस पूरी थ्योरी को हमने क्या नाम दिया था बच्चा आप लोगों का, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। समझ में आ गया। आगे आपको ये बता रखा है, कहते हैं लिथोस्फीयर ही जो है वो ब्रेकर हो रखा है डिफरेंट डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट से। बता चुकी हूँ आप लोगों को, सिर्फ क्रस्ट की नहीं है वो प्लेट, बल्कि क्रस्ट और अप मेंटल वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, उसकी जो है प्लेट्स बनी हुई है। लिथोस्फीयर के नीचे मैंने आप लोगों को बताया एस्टेनोस्फीयर है, जहाँ पे सेमी मॉडर्न मैग्मा यहाँ पर होता है, जिसकी वजह से ये प्लेट्स है वो करती है। ये बात समझ में आ गई। अरे यहाँ पे देखो आप लोगों को दिखा रखी है इसकी रेडियस हमारे अर्थ की 6375 किलोमीटर। कई बार बुक्स में पहले 6378 किलोमीटर लिखी होती थी, अब की बार 6375 लिख के आई है, तो हम लोग इसी को मान लेते हैं,
क्लियर होगी ये वाली बात। अच्छा आप देखो आप क्या बोल रहे थे, अब हमें इन सब के बारे में हल्का हल्का बता रखा था कि आखिर क्या क्या चीजें ये है। देखो फर्स्ट यहाँ पे बोला है हमें क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट का बता चुकी हूँ, उसकी थिकनेस जो है कॉन्टिनेंट्स में 30-40 किलोमीटर तक रहती है एंड ओशन से 5 से 6 किलोमीटर तक रहती है। उसके बाद मैंने कहा हमारे पास आएगा लिथोस्फेयर वाला पार्ट, जो कि रिजिड लेयर है जिसके अंदर क्रस्ट आ रहा है, अपर मेंटल वाला पार्ट आ रहा है, पहले बता चुकी हूँ। इसमें क्या आ रहा है बच्चा आप लोगों का, क्रस्ट आ रहा है एंड अपर मेंटल वाला पार्ट आ रहा है। इसी को मिलाकर इसकी क्या बनती है, इसी की हमारी जो है टेक्टोनिक प्लेट्स बनती है। क्या बनती है बच्चा, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो इसकी बनती है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे बता रखा है उसके नीचे आपको दिख रहा है, उसके नीचे हमारे पास आता है एस्ट्रोस्फेयर वाला पार्ट, जो मॉडर्न मैग्मा वाला पार्ट है। वो यहाँ पर बोल रखा है हॉट लेयर है, मोबाइल। मोबाइल का मतलब ये मोबाइल नहीं है कि घूमने वाली मूवमेंट हो रही है इसके अंदर, वो लेयर है यहाँ पर जहाँ पे पार्शियली यानी कि आधी आधी मॉडर्न यहाँ पर पाई जाती है और इसी की वजह से जो है वो घूम रहा है। उसके नीचे हमने देखा था नॉर्मल मेंटल वाला पार्ट है हमारा, तो सॉलिड लेयर है, क्रस्ट और अर्थ के कोर के बीच की लेयर है बेसिकली। आउटर कोर आएगा जहाँ पे फ्लूइड लेयर है बेसिकली, वो भी जहाँ पे दो मेटल्स पाए जाते हैं, आयरन एंड निकल। एंड फिर हमारे पास आएगा इनर कोर जो कि बहुत ज्यादा गर्म रहता है, बहुत हेवी रहता है, डेंसेस्ट पार्ट जो है इसे हम बोलते हैं। तो आपको इन छह के बारे में बेसिकली ये ऊपर के यहाँ पे लेयर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए समझा रखा। बस आपको याद यहाँ पे रखनी होंगी ये कुछ चीजें कि सबसे ऊपर जो है वो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे जो है मेंटल है, फिर कोर है। उस क्रस्ट में दो क्रस्ट है, एक है ओशियनिक क्रस्ट जो कि पतला होता है, फिर एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि हल्का सा मोटा होता है, चौड़ा होता है। उसके नीचे जो है हमारे पास क्या आएगा, अपर मोस्ट मेंटल वाला पार्ट। और जब हम क्रस्ट को और अपर मोस्ट मेंटल को जब मैं जोड़ दूंगी तो हमारा ये बन जाएगा क्या, लिथोस्फेयर। उस लिथोस्फेयर के नीचे हमारे पास एक लेयर है जिसको एस्ट्रोस्फेयर, वो मेंटल का ही पार्ट है जिसके अंदर सेमी मॉर्टल स्टेट में मैग्मा होता है। उसके नीचे नॉर्मल मेंटल है, फिर जो आउटर कोर है, फिर जो, तो ये आपको इस तरीके से सीक्वेंस आपको याद रखनी होंगी। ठीक है जी बच्चा, अब देखो आगे हम बात करेंगे। कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट जो है मैसिव स्लैब्स है, बहुत बड़ी बड़ी स्लैब्स है जो कि बहुत धीरे धीरे करके यहाँ पे मूव कर रही है। मैंने कहा यूजुअली अ फ्यू सेंटीमीटर्स पर ईयर, करीब करीब लगाओ 1 से लेकर के 15 सेंटीमीटर, बस ये इनके मैक्सिमम है। 1 से लेकर के 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एक साल में। तो जो एक स्केल में जो है 12 सेंटीमीटर का होता है, जो छोटे वाला स्केल आता है उससे हल्का और बढ़ा दो तो इतना करीब करीब सेंटीमीटर वो एक साल में मूव कर रही है। ये मैं सारी नहीं, कुछ 2.5 कर रही है, कुछ 1.5 कर रही है, कुछ 10 कर रही है, कुछ 12 कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट सबके मूवमेंट्स, इसका रेट है बेसिकली। कहते हैं 3 मेन प्रकार की टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, अभी समझा चुकी हूँ मैं। एक होते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स, जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स होते हैं। एक होते हैं बच्चा हमारे पास हमारी ओशियनिक प्लेट्स जिसके ऊपर जो ओशन होता है बेसिकली। एंड एक होती है बच्चा हमारे पास मिक्स प्लेट जिसमें दोनों होते हैं, तो हल्का बहुत कॉन्टिनेंटल है, हल्का बहुत आप लोगों का ओशन वाला पार्ट जो है वो पाया जाता है। ये बात क्लियर होगी बेटा। अच्छा फिर तो यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ जो मेजर, ये देखो बच्चा ये आपको दिखा रखी है मेजर आप लोगों की जो प्लेट्स है वो हमें यहाँ पर दिखा रखी है। 7 मेजर प्लेट्स है हमारे पास। देखो उन टेक्टोनिक प्लेट्स में जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था, आप लोग एक बार देखो, जो हमने यहाँ पे देखा था जो आपको बड़ी वाली दिख रही है ये वाली, अफ्रीकन प्लेट हो गया, ये यूरेशियन प्लेट हो गया, ये इतनी बड़ी वाली पैसिफिक प्लेट हो गया, नॉर्थ साउथ अमेरिकन प्लेट है, एंटार्क्टिका प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये 7 प्लेट जो हमारे पास यहाँ पे मेंशन है, इन सातों प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी है कौन सी बच्चा आप लोगों की मेजर प्लेट्स। कौन सी है ये, मेजर टेक्टोनिक प्लेट। और जो साइड साइड में जो कुछ छोटी वाली प्लेट्स है हमारे पास, आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कुछ छोटी प्लेट, जैसे आपको दिख रहा है ये वाली कोको प्लेट, ये कैरिबियन प्लेट, नस्का प्लेट आपको ये दिख रही है, यहाँ पे अरेबियन प्लेट दिख रही है, फिलीपींस प्लेट दिख रही है। ये जो बच्चा ये कौन कौन सी आप लोगों की बेसिकली ये हमारे पास है हमारे माइनर। तो पूछा है 7, अब याद रखना प्लीज कि ओनली एंड ओनली 7, हाँ ओनली एंड ओनली हमारे पास 7 मेजर प्लेट्स। क्या है बच्चा, 7 मेजर प्लेट्स हमारे पास है और बाकी जो हमारे पास क्या है बच्चा वो माइनर प्लेट्स है। क्या वाली बात क्लियर होगी बच्चा। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम दिखा रखा है, इसको समझना आप लोगों के थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो एक बार जरा यहाँ पे एक बार देख लेना। देखो बेसिकली इस पिक्चर में क्या दिखा रखा है, क्या समझा रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं क्रस्ट, कि क्रस्ट के नीचे देखो क्रस्ट है हमारा यहाँ पर, इससे आप नीचे आ रहे हो, अपर मेंटल आ रहा है, लोअर मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है, नीचे आ रहे हो। आखिर किस तरीके से जो हीट है उसकी मूवमेंट हो रही है, आखिर किस तरीके से जो हीट है वो ट्रेवल कर रही है, हमें यहाँ पर वो चीज समझा रहा है। अब देखो हीट कहाँ कहाँ पर कितनी ट्रेवल कर रही है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है ट्रेवल करने में,
वो हमें यहाँ पर देखना है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, हमें यहाँ पर वो चीज देखनी है। तो आखिर क्या कंट्रीब्यूशन है किस लेयर का, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है अर्थ की हीट में। यहाँ पर देखो, आप समझो, यहाँ पर जो ये परसेंटेज लिखी है बच्चा की, क्रस्ट 24% है, अपर मेंटल 22% है, लोअर मेंटल जहां पे ये घूम रहे कन्वेक्शन करंट्स, जहां पे मैग्मा होता है, इसका सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कंट्रीब्यूशन है हमारी अर्थ के क्रस्ट को गर्म रखने के लिए। समझो, ये यहाँ पे जो परसेंटेज है, ये क्या है कि अर्थ के क्रस्ट को कौन सी चीज, कौन सी लेयर कितना गर्म रखने में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो यहाँ पर उसकी परसेंटेज दिखा रखी है, उस परसेंटेज में आपको दिखा रखा है कि जो हमारा क्रस्ट है वो 24% कंट्रीब्यूट कर रहा है क्रस्ट को गर्म रखने के लिए, बाकी 22% कर रही है अपर मेंटल, सबसे ज्यादा कर रहा है ये लोअर मेंटल वाला पार्ट, फिर कर रहा है आउटर इनर कोर जो कि हमारा है 22%। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको क्लासिफाई कर रखा है कि कौन सी लेयर जो है वो कितना ज्यादा कर रही है। फिर यहाँ पर कहते हैं, ये अभी एरो क्यों दिखा रखा है आप लोगों को, ये दिखाता है टोटल इंटीरियर हीट फ्लो। अगर अंदर से जो हीट फ्लो है वो बाहर की तरफ पुश हो रहा है, अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है और वो बाहर की तरफ पुश हो रही है, इस चीज को यहाँ पर इससे दर्शा रखा है। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर देखो हमें यहाँ पे क्या बातें कह रखी है, हमसे यहाँ पर कहा हुआ है, अब यहाँ पे आपको कुछ एरोस दिख रहे हैं, उससे हम जरा इसको समझेंगे बहुत ध्यान से डायग्राम को, एक बार जरा बहुत प्यार से आप इसको एक बार समझना क्या यहाँ पर कहते हैं। देखो यहाँ पर पीछे आपको एरो दिख रहे हैं, ये वाले रेड वाले एरोस, ये दिखाते हैं बच्चा कंडक्शन। ये किसको दिखा रहे हैं बेटा आप लोगों का, ये दिखाता है कंडक्शन। और कंडक्शन का मतलब क्या होता है, हीट यहाँ पर मूव कर रही है बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट से विदाउट द मूवमेंट ऑफ फिटलिंग। यहाँ पर आप जब इससे देखो, आउटर वो इनर कोर से आउटर कोर में जा रही है, जब वो इनर कोर से आउटर कोर में जा रही है तो सिर्फ उसके कांटेक्ट होकर, उसके कांटेक्ट में आते ही वो अपनी हीट को आगे ट्रांसफर कर देती है। यहाँ पे मटेरियल्स को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप समझो यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, यहाँ पे कंडक्शन लगेगा, कन्वेक्शन लगेगा, एडवेक्शन लगेगा। आई नो ये आप लोगों के साइंस के कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने कहा सब कुछ बहुत रिलेट करते हुए पढ़ाया जाएगा आपकी न्यू बुक। यहाँ पर देखो बहुत प्यार समझना और कंफ्यूज बिल्कुल मत होना इस पर्टिकुलर पिक्चर। यहाँ पे समझो एक बार क्या कहते हैं, कहते हैं आपको यहाँ डार्क एरो दिख रहे हैं, ये डार्क एरो दर्शा रहे बच्चा आप लोगों के कंडक्शन। और कंडक्शन का मतलब होता है जब मटेरियल अंदर से मूव भी ना कर रहा कुछ, बल्कि आप सिर्फ कांटेक्ट में आ गए हो ना उसके, तो आप गर्म हो जाओ। एग्जांपल के लिए मान लो आप एक रॉड लो, लोहे की रॉड लो, अगर आपने उसका एक किनारा गर्म करा, तो बिना किनारे से आप मतलब अगर आप यहाँ पे आपने गर्म करा और आप यहाँ तक जा रहे हो, आपने फिर यहाँ पे टच करा, तो ये वाला किनारा भी आपको गर्म ही मिलेगा। तो आप मटेरियल मूव नहीं करा, बल्कि वो कांटेक्ट से ही वो गर्म हो जाएगा वो वाला, उसे हमने बोला है कि आपका कंडक्शन। तो कहते हैं इसके थ्रू जो है हीट आगे गई है, आगे ट्रांसफर होगी। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाले गोल गोल सर्कल जैसे घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ये दर्शा रहे बच्चा आप लोग के कन्वेक्शन को। कन्वेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जहाँ पे मटेरियल है जो गर्म वाला है वो ऊपर राइज हो रहा है, ठंडा होके वो फिर नीचे आ रहा है, फिर गर्म वाला ऊपर जा रहा है, फिर ठंडा होके नीचे आ रहा है। इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है तो गर्म ऊपर जा रहा है, हल्का हल्का आपको दिख रहा है ये एरो जो है, आपको दिख रहा है ये हल्का जो है डार्क रेड था यहाँ पर, यानी कि बहुत गर्म था, तेज, बहुत तेज गर्म था ये। एंड यहाँ से ऊपर पहुंचे तो हल्का लाइट रेड पड़ गया, हल्का कम गर्म हो गया, फिर हल्का गरम गरम होके नीचे आए, नीचे आए ठंडा हो, वो फिर गर्म होगा, वो फिर ऊपर जाएगा। ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस आपका ये चलता रहेगा, ऐसे हमने बोला है कन्वेक्शन। और इसके थ्रू जो है आउटर कोर से यहाँ पे हमारी मेंटल तक भी जो है वो हीट जो है ट्रांसफर हो रही है। हीट का ट्रांसफर जो है कहाँ पे कैसे हो रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू हुआ है यहाँ तक। अब सोचो कन्वेक्शन के बाद यहाँ पर फिर हमारे पास क्या है, ये एरोज है। कन्वेक्शन के बाद क्या हमारे पास फिर ये एरोज है, हमारे कौन से वाले, कंडक्शन वाले। जहां बोला हुआ है कि यहाँ पे जो हीट है वो यहाँ पहुंच चुकी है, यहाँ पर हीट पहुंच चुकी है। यहाँ पे को दिख रहे हैं रेड रेड से स्पॉट, ये रेड स्पॉट क्या है बच्चा, ये आपके है मैग्मा जोन्स। क्या है बच्चा, ये हमारे ये है मैग्मा जोन। इसका मतलब क्या होता है, जहां पर भी ये क्या है हॉटस्पॉट है, यानी कि जहां पर भी कुछ ना कुछ मैं कहूंगी मैग्मा यहाँ से इरप्ट होने वाला है, यहाँ से मैग्मा निकलने वाला है, यहाँ से वोल्केनिक इरप्शंस होने वाले हैं। मतलब तो जहां पर भी यहाँ पे जो प्लेट्स है वो जब दूर हो रही होंगी और जो प्लेट्स है वो एक दूसरे के पास आ रही होंगी, सबडक्शन हो रहा होगा। देखो यहाँ पर ये जो दो प्लेट है वो नीचे आ रही है ऐसे करके, यहाँ पर भी एक प्लेट ऐसे आ रही थी, एक प्लेट ऐसे थी, ये प्लेट जो है नीचे आ गई। तो जहां पर भी कुछ इस टाइप की चीजें हुई है वहां पर क्या होगा हमारे पास, वहां पर जो हीट है वो यहाँ पर मैग्मा के यहाँ पर जोन्स बन जाएंगे। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा मैग्मा यानी कि वोल्केनिक एरप्शंस। ये आपको बात समझ में आई, यानी कि हीट जो है वो यहाँ तक पहुंच चुकी है सरफेस तक। अब सरफेस पे क्या है, एरोज है, दैट मीन्स वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के साथ हमारे सरफेस के ऊपर तक पहुंच जाएगी। तो पहले क्या हुआ, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लगा यहाँ पे, उसके बाद कन्वेक्शन करंट्स हुए,
फिर दोबारा जो कन्वेक्शन करंट्स में फिर लास्ट में जो है डायरेक्ट कांटेक्ट से जो है पहुंच चुकी है। फिर यहाँ पे आपको जो छोटे वाले जो ये वाले एरोज है एडवेक्शन वाले, वो यहाँ पे आपको ऊपर ये दो दिखा रखे हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, हीट एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस इनटू द एटमॉस्फेयर एंड स्पेस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवेक्शन में क्या हो रहा है कि जो हीट यहाँ पे सरफेस से है, सरफेस पे है, वो सरफेस से एटमॉस्फेयर में जा रही है, स्पेस में जा रही है। यानी कि एडवेक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है, जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है, वो यहाँ पे सरफेस से हटकर कहाँ जा रही है, आगे एटमॉस्फेयर में जा रही है। उससे हमने क्या बोला बच्चा आप लोगों का, क्या है ये आपका एडवेक्शन। तो आपको ये प्रॉपर जो प्रोसेस था आपको यहाँ पर ये समझा रखा कि आपकी जो हीट का ट्रांसफर है वो कैसे हो। अब देखो उसके लिए मैंने आप लोगों को छोटा सा आप लोगों के लिए यहाँ पे ये बना दिया है, और इससे आपको जो है समझ सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को। क्या आगे कहते हैं, तो कोर में क्या हुआ था बच्चा, कोर में हीट जनरेट हुई, कोर में आपने देखा था यहाँ पे हीट जनरेट हुई थी। इसके बाद वो हीट जो है कहाँ तक गई, वो मेंटल तक गई थी। मेंटल से जो है कन्वेक्शन करंट्स फ्लो हुए थे, वो हीट आगे ट्रांसफर हुई थी। जो कुछ हीट थी वो मैंने कहा राइज होगी, फिर ठंडी होगी, नीचे आ जाएगी, फिर राइज होगी, ठंडी होगी, नीचे आएगी। जो कन्वेक्शन करंट जो है वो चलते रहेंगे, एंड दैट्स हाउ जो है हमारे सरफेस तक हीट पहुंच जाएंगे। कन्वेक्शन के थ्रू फिर जो सरफेस है वो हीट है वो एटमोस्फेयर में हमारे पहुंच जाएगी। इस तरीके से जो है हमारा क्या चला था बच्चा, हमारा जो है हमारे गर्म कैसे हो रहा है उसकी हमने बात करी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला आपको, इसी को हल्का बहुत समझा रखा है। कहते था मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, हमने देखा कि मूवमेंट जो मैंने अभी आपको समझाया था कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि अंदर जो मैग्मा है वो घूम रहा है, अंदर जो मैग्मा है वो घूम रहा है। और मैग्मा क्यों घूम रहा है, क्योंकि वो बहुत गर्म है, उसी में जो है कन्वेक्शन करंट बन रहे हैं ऐसे ऐसे करके, उसके थ्रू मैग्मा घूम रहा है, मैग्मा घूम रहा है, इससे जो है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है। कहते हैं हीट जो अर्थ कोर में है, हीट फ्रॉम द अर्थ कोर causes molten material in the mantle to rise। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं जो हीट यहाँ पर कोर में है वो मेंटल पे जा रही है, और मेंटल से फिर जो आगे उसको पुश कर रही है कि हीट जो है वो और आगे जाए। जैसे मैंने कहा था फिर जो कूलर मटेरियल है वो सिंक हो रहा है, गर्म हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठंडा हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो जो गर्म होगा वो राइज करेगा, अगर ठंडी होगी चीज तो वो सिंक करेगी, वो नीचे आएगी, डूबेगी। अच्छा, ये जो कंटिन्यू मूवमेंट चलता रहेगा जिसकी वजह से आपके कन्वेक्शन करंट्स बनेंगे, जो कि बार बार पुश करेंगे, पुल करेंगे हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स को, इसकी वजह से यहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में घूमे। आपको समझा रखा है, यानी कि बोल रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस मूवमेंट की वजह से वो बार बार पुश एंड पुल चलता रहेगा, ऊपर नीचे ये चलता रहेगा। और जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। अब वो डायरेक्शन कौन कौन सी है उसकी बात यहाँ पे करने वाले हैं कि आखिर प्लेट्स की डायरेक्शंस की बात यहाँ पे हम करें। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है तीन प्रकार के डायरेक्शन जो हमारी प्लेट्स की होती है। कितनी होती है बच्चा, तीन प्रकार के डायरेक्शन। फर्स्ट होती है जब दोनों ही प्लेट्स एक दूसरे के पास आए, एक होती है जब दोनों ही प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाए, और एक होती है जब दोनों ही प्लेट्स ऐसे स्लाइड कर जाए। कुछ लोग जहां पढ़ते वहां पे क्या बोलते हैं, कहते हैं जहां पर वो एजेस, वो किनारा जहां पर ये प्लेट्स मिलती है इसे हम बोलते हैं बच्चा आप लोगों का प्लेट बाउंड्री। वो किनारा जहां पर तीनों ही प्लेट्स मिलती है उसे हम बोलते हैं बच्चा आप लोगों का प्लेट बाउंड्री। अब देखो यहाँ पर कहते हैं हमारे पास तीन प्रकार की प्लेट बाउंड्रीज होती है। सबसे पहले जो हमारे पास होती है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री का मतलब क्या हुआ, ऐसी बाउंड्री जहां पे दोनों ही प्लेट एक दूसरे के क्लोज आ रहे। अगर वो क्लोज आएंगी, समझना, अगर वो क्लोज आएंगी तो वो कोलाइड करेंगी, टकराएंगी। अब टकरा कर या तो ऐसा होगा कि एक प्लेट जो है वो नीचे आ जाएगी, या तो ये चीज होगी, या फिर ऐसा होगा कि दोनों प्लेट टकराएंगी और दोनों ऐसे ऊपर फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म करेंगी। अब ये दोनों ही केसेस होते हैं, दोनों केसेस कहाँ होते हैं, मैं समझाऊंगी अभी। दोनों केसेस हो रहे हैं। तो कहते हैं जब यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराती हैं तो वो फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म करते हैं, जैसे हमारे हिमालयाज है, जो हमारे नॉर्थ में हमारे पास जो यहाँ पे हिमालयाज है वो हिमालय ऐसे ही फॉर्म हुए। जब यूरेशियन प्लेट ऊपर से और नीचे से आ रही इंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई थी, तो जब दो अभी मैंने आपको बताया था, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट बच्चा, एक होती है हमारी ओशियनिक प्लेट, रिमेम्बर, याद आया। तो जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जिसमें दोनों में कॉन्टिनेंट्स हैं, जब ऐसी दो प्लेट टकराएंगी उससे बच्चा फॉर्म होंगे हमारे फोल्ड माउंटेन्स। लेकिन जब कॉन्टिनेंट वाली एक होगी ओशियन वाली, जो ओशियन वाली है वो हमारी नीचे आ जाएगी, वो टकराएगी और वो नीचे आ जाएगी ऐसे करके, क्योंकि वो हल्की भारी है। ठीक है, समझो। यहाँ पे सेकंड वाले यहाँ पे जो बोल रहे हैं ओशियनिक प्लेट जो है वो सिंक कर जाएगी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, जिससे जो है क्या होगा, यहाँ पे सबडक्शन हो गया, वो जो है पार्ट है वो नीचे आ गया। अब जब ये नीचे आएगा वो फिर मेल्ट होगा, वॉल्टन मैग्मा होगा, और यहाँ पे कहीं पे समवेयर हियर यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर ये चीज होती है। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास प्लेट बाउंड्री व्हिच इज कॉल्ड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब उसका मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट का मतलब है बच्चा जब दोनों ही प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाए, वो अलग जा रही है, वो दूर जा रही है,
अगर वो दूर जाएंगी तो आप गैप क्रिएट होगा। आप समझो, देखो ये दोनों प्लेट जो एक दूसरे से दूर जा रही है, दूर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जब यहाँ पे गैप क्रिएट होगा तो यहाँ पे जो नीचे से मैग्मा होगा वो यहाँ पे राइज करेगा। जो नीचे से मैग्मा होगा वो यहाँ पर क्या करेगा बच्चा, तो मैग्मा जो है वो राइज करेगा और यहाँ पे क्या होंगे, वॉल्केनिक इरप्शंस यहाँ पर होंगे इस वाले पॉइंट पे। एंड जब ऐसे वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पे ऐसे उठते हैं प्लेट्स, हमारे सपोज हमारे बाउंड्रीज पे होते हैं, तो यहाँ पर फॉर्म होती है रिजेस। रिजेस का मतलब क्या होते हैं, छोटे छोटे से माउंटेन्स की चेन बन जाना। इसे हम बोलते हैं क्या, आपका ओशियनिक रिजेस या फिर रिजेस बेसिकली इसे बोलते हैं। अब ऐसा सच एग्जांपल्स के पास पहले हमारे पास है आप लोगों का, अटलांटिक ओशन के बीच में रिज बनी हुई है विच इज कॉल्ड मिड अटलांटिक रिज, तो वो यहाँ पर होती है। एंड थर्ड का बच्चा हमारे पास आती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का मतलब होता है जब दोनों ही प्लेट्स ऐसे स्लाइड कर जाए, तो यहाँ पर कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, यहाँ पर कुछ क्रिएट नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ बस अर्थक्वेक आया, यहाँ बस भूकंप आया, क्योंकि ऐसे थी ऐसे करके एकदम से वो स्लाइड कर रहा है, एकदम से ऐसे कर रहा है, सब कुछ हिल जाएगा तो यहाँ पर भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आता है। यहाँ पे इसका एग्जांपल हमारे पास है सैन एंड्रियास फॉल्ट। आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका में जो कैलिफोर्निया वाला पार्ट है उसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बहुत लंबी है, करीब करीब हमारा फॉल्ट है ये विच इज कॉल्ड सैन एंड्रियास फॉल्ट। क्या आपको समझ में आता है? तो अच्छा हमने यहाँ पर पढ़ी आप लोगों की तीन लेयर्स के बारे में, तीन बाउंड्रीज के बारे में हमने पढ़ा। एक एक कन्वर्जेंट जहाँ दोनों ही प्लेट एक दूसरे के करीब आ रही है, जब या तो वो टकराएंगी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स तो फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होगी, अगर एक कॉन्टिनेंट और एक ओशनिक होगी तो वो ऐसे नीचे आ जाएगी। नीचे आएगा तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये टूट जाएगा, मॉल्टन स्टेट में आएगा एंड यहाँ पे समवेयर जो है अर्थ वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे। अगर डाइवर्जेंट हो दोनों प्लेट्स तो दूर जाएंगी, यहाँ पे गैप क्रिएट होगा, यहाँ से फिर वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे। एंड अगर ऐसे स्लाइड करा है तो यहाँ पर क्या आएंगे, अर्थक्वेक आ जाए। तो ये जो है कुछ चीजें हमने यहाँ पर देखी। अच्छा देखो फिर जो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आपने, फिर क्या चीजें अब देखो यहाँ पे आपको दिखा रखी है वो सारी ही प्लेट्स जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर आपको दिखा चुकी थी, जो आपके पास आपकी मेजर प्लेट्स की मैंने बात यहाँ पर करी। ये वही मेजर प्लेट्स है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये रही, ये साउथ अमेरिकन देखो ये है एक, ऐसे टू थ्री पैसिफिक, ये सब मेजर प्लेट्स है। चौथी है अफ्रीकन प्लेट, फिर यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड लास्ट आप लोगों की एंटार्क्टिका प्लेट। ये सात जो प्लेट्स है आपके पास, ये बच्चा होती है हमारी मेजर प्लेट्स। समझ में आ गया? एंड जो छोटी वाली प्लेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ये वाली प्लेट्स है ना, यहाँ पे होती है जिसको यहाँ पे आती है हमारी अरेबियन प्लेट। तो ये जो है कुछ और छोटी मोटी प्लेट्स होती है जिसे हम कहते हैं माइनर प्लेट्स। इन्हीं सब प्लेट से मिलकर हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो बना हुआ, चाहे वो ओशियनिक हो चाहे वो कॉन्टिनेंटल। जैसे हमने कहा था लिथोस्फेरिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, इसकी मूवमेंट को हमने थ्योरी को कहा था थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। सब कुछ रेड करते हुए पढ़ना, ठीक है जी। अच्छा अब देखो बच्चा हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, कहते हैं जो प्लेट मूवमेंट्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है इन शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस को बनाने में इन प्लेट टेक्टोनिक्स का बहुत अच्छा रोल होता है। जो मूवमेंट हो रही है प्लेट्स की, इसकी मूवमेंट की वजह से मैंने पहले ही कहा कि माउंटेन्स वैली है ना, माउंटेन्स फॉर्म होंगे, वैली फॉर्म होगी, ओशन बेसिस फॉर्म होंगे, इन सब की वजह से वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स वगैरह ये सब जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन्हीं प्लेट की मूवमेंट जो है सब चीजें होती है। कहते हैं इट ऑल्सो एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। अब हम देखते हैं इसी की वजह से ही हमारे बहुत सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने थे, अलग अलग ओशंस फॉर्म हुए थे। अब ये क्यों बोल रही हूँ, एक बहुत सिंपल एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। तो ऐसा ऐसा कहते हैं, ऐसा हुआ था कि ये हमारा आज का जो है मान लो हमारा अर्थ है, कहते हैं जो ये अर्थ था, आप इसकी बात करूंगा आप लोगों से, एक बार आपको समझाऊंगा मैं बहुत सिंपल पर्सपेक्टिव से, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो ऐसा यहाँ पर कहते हैं कि ये जो हमारा क्रस्ट है, या मैं कहूँगी जो हमारा अर्थ है बेसिकली जो आज हमारे पास है, ये अर्थ या आपका मान लो ये वाला पूरा का पूरा हमारा अर्थ। कहते हैं ये जो देखो सर्कल बहुत ही बेकार बना है मुझे पता है, ठीक है, बट समझ जाना कोई, मैं शेयर भी ले सकती थी वैसे, बट ठीक है कोई बात नहीं। ये हमारा क्रस्ट है, कहते हैं हमारा अर्थ है बेसिकली। अब देखो ये जो आज हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर हमारे पास ये इधर अलग कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर अलग कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर अलग कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर दो कॉन्टिनेंट अलग है। ये जो कॉन्टिनेंट अलग अलग है पहले ऐसा नहीं हुआ करता। ऐसा कहते हैं कि पहले क्या था हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉन्टिनेंट था। क्या था बच्चा, एक सिंगल कॉन्टिनेंट था पहले हमारे पास, इसका नाम था बच्चा पेंजियम। एक सिंगल कॉन्टिनेंट जिसका नाम था पेंजिया, वो इस तरीके से था ये, और इसके आसपास जो है क्या था, सारा का सारा पानी था। इस एक कॉन्टिनेंट को हमने नाम दिया था बच्चा पेंजिया का, और ये जो पानी था ये जो हमारे थे ओशियंस, ये सारे ओशियंस ये थे हमारा कॉन्टिनेंट्स थे हमारे सारे, ये था ओशन। इस ओशन का नाम था बच्चा हमारा
पांथालसा। क्या नाम था बच्चा? पांथालसा। बाद में जो है क्या हुआ था कि ये जो है बढ़ता चला गया। बाद में ऐसा हुआ था, एक सेकेंड, ठीक है, बाद में ऐसा हुआ था कि ये जो है हमारा टूटता चला गया था। जब ये प्लेट टेक्टोनिक्स आया तो इसकी मूवमेंट होने लगी हमारी प्लेट्स की। इस मूवमेंट की वजह से जो हमारा ये अर्थ क्रस्ट है ये टूटता हुआ चला, ये टूटता हुआ चला गया। जो कॉन्टिनेंट्स है अलग अलग, जो ओशियंस है वो सब के सब दूर जाते रहे, अलग अलग होते रहे। कभी देखते हैं हम, पता है स्पेंजिया में दो, पहले दो बटा है। ऊपर का पार्ट जैसे हमने बोला लॉरेशिया, जिससे हमारा आज का एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका बना हुआ है। एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसे हमने बोला बच्चा आप लोगों का गोंडवाना लैंड। क्या बोला इसे? हमने बोला गोंडवाना लैंड। इससे हमारा आज का अंटार्कटिका वाला पार्ट, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, इंडिया यहीं से निकल के आया, पता है, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया था इंडिया ने। तभी यहाँ मैंने कहा यहाँ पे था यूरेशिया, यहाँ से आया इंडिया, ये टकराया और यहाँ पे हिमालय फॉर्म हुए। इस तरीके से जो हमारे पास जो है कुछ प्रोसेस हमारे हुए हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर देखो हम क्या बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर देखो सिंपल यहाँ पे लाइन बोल रखी है, यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है? इन्होंने बोला है यहाँ पे मोस्ट अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज अकर अलोंग प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे कहते हैं कि प्लेट की बाउंड्री, क्योंकि जहां पे प्लेट टकरा रही है उन्हीं प्लेट की बाउंड्री, जहाँ पे प्लेट की बाउंड्री, जहाँ पे दो प्लेट आपस में टकरा रही है उन्हीं के आसपास सबसे ज्यादा वॉल्केनोज। देखो जहाँ प्लेट टकराएंगी वहीं पे या तो चाहे वो डाइवर्जेंट हो, है ना, चाहे वो कन्वर्जेंट हो, चाहे डाइवर्जेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस या जो माउंटेन अर्थक्वेक वगैरह आएंगे वो सबसे ज्यादा वहीं पे हो। वहां पे कहते हैं ये चीज हमारे पैसिफिक ओशन के पास है और इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है बच्चा, आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखिए, यहाँ पर देखो क्या ये हमारा है प्रॉपर पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ा ओशियन है, लार्जेस्ट ओशियन है। एंड ये हमारा ऐसे करके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से लेकर के पूरा एशिया तक ट्रेवल करता है, उसके बीच वाला पार्ट, तो सब कॉन्टिनेंट जो उसके आसपास आते हैं इस वाली पैसिफिक, इस वाली रिंग को हम बोलते हैं, क्योंकि ऐसे करके पूरा घूम के आते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये हमारा है साउथ अमेरिका, ये है बच्चा हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, ये हमारे पास हमारा एशिया, एंड ये हमारे पास हमारा ऑस्ट्रेलिया। आपको दिख रहा है ये सब पिक्चर्स में? आपको दिख रहा है ये सब पिक्चर्स में बहुत क्लियरली? ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखा रखा है हम लोगों को, ये जो हमारे पास क्या है बच्चा, इसे ही हम लोग बोलते हैं हमारा। अब इसके आसपास जब ये घूमता है, जब इसके आसपास ये घूमता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। कि इसके आसपास जो है सबसे ज्यादा हमें वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चा? इसके आसपास हमें सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस या अर्थक्वेक वगैरह इसी नदी, इसी रिंग के आसपास, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें देखो हमें कॉन्टिनेंट, चार कॉन्टिनेंट इसके आसपास पूछ लेता है कई बार कि कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं इसके आसपास। ठीक है, चार कॉन्टिनेंट। जापान वगैरह देखो आपको दिख रहा है यही पे तो कहते हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे देखते हैं कि जापान में बहुत बेसिकली हमें अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गई वाली बात? इससे हमने क्या बोला बच्चा आप लोगों का, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये ऐसी रिंग है जिसके आसपास सबसे ज्यादा आप वॉल्केनोज, माउंटेन्स, इरप्शंस वगैरह सबसे ज्यादा यहाँ पर होते हैं, क्योंकि ये ग्रेट बाउंड्रीज वाली लिस्ट में आता है। अच्छा, फिर देखो आप यहाँ पे क्या कहते हैं, कंक्लूजन में हमें यहाँ पे बोल रखा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मैंने पहले ही बोला कि प्लेट टेक्टोनिक्स से हम लोग समझ पाते हैं आखिर जो अर्थ क्रस्ट है हमारा वो कैसे बार बार चेंज हो रहा है। हमें यहाँ पे समझ में आते हैं बहुत सारे जो लैंडफॉर्म्स है, जो जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, वॉल्केनोज आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, इन सबकी ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। ये थ्योरी बहुत जरूरी है जानने के लिए आखिर अर्थक्वेक के आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है, और वोल्केनो प्रोन रीजन्स, कहाँ पे सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, कहाँ पे और डिजास्टर्स मतलब आना, और फिर उसको मैनेज कर पाना, इसके लिए यहाँ पर ये थ्योरी बहुत जरूरी है। क्लियर है कि बच्चा आप लोग को ये वाली बात? अब देखो यहाँ पे आपको बुक में भी दिखा रखी है, ये वाली आपके पास है, जैसे मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज, आपको दिखा रखा है यहाँ पे। ये आपको दिख रहा है ये वाली लेयर जो पूरी की पूरी हमारी जा रही है ऐसे ऐसे कर, ये जो है क्या आप लोग अभी दिखाया मैंने आप लोगों को, दिस इज कॉल्ड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे सबसे ज्यादा आप लोगों को दिख रहा है ये, आपको यहाँ पे ओशियन, यहाँ पे माउंटेन्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, बेसिकली अर्थक्वेक, तो वॉल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं। देखो दोनों है, वॉल्केनिक के ब्लैक वाले हैं एंड अर्थक्वेक के रेड वाले, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा है ये पूरे। फिर हमारे इंडिया में देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है हमारे इस वाले, ये ना हटेगा,
ये गलती ये वाला हो जाता है, ये बहुत इरिटेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इंडिया में इधर यहाँ पे इंडिया में ये वाला है इंडिया में, यहाँ पर हमारे पास कुछ लोकेशन था जहाँ पे इंडिया में भी हमें ये दर्शा रखा है, बेसिकली हमें ये दिखा रखा है। ये वाली बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है फाइंड द मैप, ये हम बाद में करते रहेंगे, लेट्स एक्सप्लोर वाले सेक्शन में। फिर देखो बच्चे यहाँ पे हमें दिखा रखा है लेट्स एक्सप्लोर में, आप लोगों से कह रखे हैं कि क्या इंडिया में रिस्क है अर्थक्वेक का, हमसे ये बात पूछ रखी है। हाँ जी बिल्कुल है, इंडिया में रिस्क क्यों नहीं है अर्थक्वेक का, इंडिया में भी अर्थक्वेक का बहुत रिस्क है। जानते हैं हम ये बात, हमें इंडिया में बहुत जगह पे हमें अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, तो कहते हैं इंडिया में पास्ट में भी बहुत अर्थक्वेक आए हैं, जिससे बहुत हजारों लोगों की जान भी गई है। अर्थक्वेक एक ऐसी कंट्री में आना जो कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो काफी प्रॉब्लम वाली बात है, बिकॉज उससे लोगों की लाइफ पे, प्रॉपर्टी पे काफी डैमेज हो सकता है, इन्वायरमेंट वगैरह पे भी काफी डैमेज हो जाएगा। तो आपको बस ये बताना है कि कौन कौन से एरियाज है इंडिया में जो कि काफी वल्नरेबल है अर्थक्वेक के लिए, जहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जो है हम लोगों को देखने को, जहाँ पे हम सबसे ज्यादा अर्थक्वेक हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आप लोग पहले यहाँ पे ना आप लोगों ने पिक्चर लगा रखा है, एज यू कैन सी आई थिंक आपको एक पिक्चर अगर दिख रही हो जस्ट तस्वीर में हमें, ओहो सॉरी, यहीं पे देख लो आप, ये आपको दिख रही है यहाँ पर एक पिक्चर, ये वाली पिक्चर आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है। आपके पास यहाँ पे क्या दर्शा रखा है, क्या दिखा रखा है इस पर्टिकुलर पिक्चर में आप लोगों को, इफ यू कैन सी दिस, इफ यू कैन सी दिस, तो आप लोग यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि कौन कौन से एरियाज है इंडिया में जो कि बहुत वल्नरेबल है। जो ये डार्क रेड वाले एरियाज है, ये वाला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न का जो पूरा का पूरा एरिया है हमारा, यहाँ पे हल्का सा बिहार का, गुजरात का, ये जो डार्क वाले हैं ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल है टू अर्थक्वेक। जितना लाइट होता रहेगा, दिल्ली वाला पार्ट देखो हमारा डार्क से हल्का राइट में आ रहा है, यानी कि जोन 3 में आ रहा है हमारा दिल्ली वाला पार्ट। ठीक है, जोन 4 में यहाँ पे बोल रखा है बेसिकली 5 जोन रहते हैं इसके, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, 4 जोन वैसे, लेकिन 5 तक होते हैं। तो यहाँ पर जोन 5 जो आपका ये वाला होता है, और आप उसके बाद जो है ये वाले होते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जोन 2, जोन 3 बहुत बहुत छोटा है, ये दिखने में आ रहा होगा शायद, यहाँ पर तरीके से होता है। और जो दिल्ली है हमारा, दिल्ली जो है कहाँ पे आता है बच्चा, जोन 4 में दिल्ली आता, जोन 2, 3, 4, 5 4 होते हैं जोन बेसिकली, चौथा वाला जोन जो है सबसे ज्यादा ही प्रोन है टू अर्थक्वेक। क्लियर हो गया आपको ये वाली बात। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारा, which will be नेक्स्ट बात क्या करिए, तो कहते हैं अर्ली टाइम्स में, कहते हैं पहले के टाइम पर भी अर्थक्वेक आते थे। अर्थक्वेक में पहले हम क्या कहते थे बच्चा, अर्थक्वेक को पहले हम कहते थे क्या, आप करूंगा भूकंप, कहते हैं मीनिंग द शेकिंग ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का हिल जाना, बहुत शेक हो जाना। कहते हैं इन द बृहद संहिता ऑफ वराहमिहिर, वराहमिहिर वाज अ एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, सब थे वो। कहते हैं उनकी बुक जिसका नाम था बृहद संहिता, उसमें भी एक सेक्शन था अलग से अर्थक्वेक का, नोटिंग, इसमें ये बता रखा था हाउ द चेंजेस इन विंड, रेन, क्लाउड्स, एनिमल बिहेवियर या प्लैनेटरी अलाइनमेंट, यानी कि अगर हम कहते हैं कि जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है, एनिमल्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है, हम कुछ चेंजेस होते हैं उसके अंदर, उसको नोट करोगे समझ जाओगे। तो वो यहाँ पे दिखा रखा है कि हवा में, बारिश में एनिमल के बिहेवियर सब में कुछ ना कुछ चेंज आता है, उसे यहाँ पर दिखा रखा था अर्थक्वेक के उस पे। तो हम कहते हैं कि वो इसको सिग्नल दे सकते थे अर्थक्वेक। उन्होंने कहा ही एट्रीब्यूटेड अर्थक्वेक टू 4 एलिमेंटल फोर्सेस, बहुत सिंपल, मतलब यहाँ पे कुछ बेसिक बातें यहाँ पे कह रखी है कि उन्होंने अर्थक्वेक को 4 फोर्सेस से वो करा हुआ था। अर्थक्वेक को बेसिकली आपका वायु से, अग्नि से, इंद्रदेव से एंड वरुण से, यानी कि वाटर से कर रखा था। बहुत बेसिक बातें हैं ये, यहाँ पे कुछ कॉन्सोलेशन वगैरह थी। कहते उन्होंने कहा था कि फ्लैट ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम कॉस्मोलॉजिकल रीजनिंग करना, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे वर्ल्ड को आपस में सारी चीजों को रिलेट करने के लिए जो अपने रीजनिंग लगा के, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन लगा के, कुछ फिजिकल फिनोमिना वगैरह लगा के उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया। ये वाली बात समझ में आ गई बच्चा हम लोगों को। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखा रहा है कि ये एक आप लोगों को दिख रही है पिक्चर है, ये क्या है बच्चा, ये आप लोगों को एक पिक्चर यहाँ पर दिखा रखी है। कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन की डिपोजिशन के बाद, क्या बोल रहे हैं, देखो वॉल्केनिक इरप्शन की डेपो, आपको दिख रहा है सब कुछ बहुत ग्रे ग्रे है, ये पिक्चर ग्रे है, मतलब ये कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। पिक्चर अच्छे खासे आप लोगों की बुक कलरफुल है, लेकिन ये पिक्चर में ग्रे ग्रे बहुत है। अब ये ग्रे ग्रे क्या है, ये ग्रे ग्रे है बच्चा जो वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो लावा आया, ठंडा हुआ, राख बनी, वो राख, वो लावा है। समझ में आया। तो यहाँ पे देखो आप लोगों से आपने कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आपको क्या लगता है कि आखिर ये क्यों हुआ, ये वोल्केनिक इरप्शन से हुआ। व्हाट कुड द ग्रे बॉर्डर बी, क्या है, ऐश है। व्हाट डज दिस टेल अबाउट अर्थ इंटरनल फोर्सेस, इससे हमको क्या पता चलता है अर्थ की अंदर की फोर्सेस के बारे में, कि या तो भैया वो फोर्स ऐसे करी होंगी, पास आई होंगी, या शायद वो दूर गई हूँ, या शायद वैसे करके
अगर तो ये वाला बहुत कम होता है क्योंकि इस वाले में यूजुअली अर्थक्वेक ही आते हैं हमारी ट्रांसफॉर्म वाले में। क्लियर है? ट्रांसफॉर्म वाले में जो यूजुअली अर्थक्वेक आता है इन दोनों में से कोई होगा। जहां वो पास आ रही है, पास आने वाली का नाम क्या था बच्चा आप लोगों का? कन्वर्जेंट। और जब वो दूर जाए इसका नाम आप लोगों को याद होगा, दैट वाज नेम्ड एज डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर फोर्स में कुछ ऐसा हुआ होगा। क्लियर हो गया बच्चा लोग? ठीक है, देखो आगे मूव करते हैं हम लोग। क्या क्या हमसे आगे क्या रखा है? कहते हैं द मड वॉल्केनो एट बर्तन आइलैंड। ये बहुत ही रेयर फिनोमिना है जो कि इंडिया में हुआ है, इंडिया में होता है। अंडमान निकोबार में बेसिकली ये चीज होती है। क्या है देखो बेसिकली, देखो अभी की बात करूं, अगर मैं आप करंट बात करूं, इंडिया में एकमात्र ऐसे वॉल्केनो है जो कि इस टाइम पे एक्टिव है। इसका नाम है आपका बैरन वॉल्केनो। क्या है बच्चा नाम इसका? इसका नाम है आप लोगों के लिए PARREN, बैरन वॉल्केनो या आइलैंड आप कह सकते हो। कहां पर है ये बच्चा आपके अंडमान निकोबार में पाया जाता है। अंडमान निकोबार में एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है ये जो कि कभी भी इरप्ट हो जाता है। लेकिन ये तो वॉल्केनो नॉर्मल हो जहां से लावा निकल के आता है। बट आप सोचो ये एक ऐसा वॉल्केनो है इंडिया में बहुत रेयर है, एक ही ऐसे पैसा जहां से क्या आता है मड निकल के आता है, मड बबलिंग आउट। जहां से आपको दिख रही है कीचड़ निकल के आ रही है बाहर। आप सोचो, आप अंदर से कीचड़ निकल कर आ रही है, कुछ ऐसी गैसेस के थ्रू वो फॉर्म हो रही है, बहुत प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे कुछ चीजें हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे बर्तन वॉल्केनोस का नाम है, बर्तन आइलैंड। और ये भी कहाँ पे आप लोग का अंडमान निकोबार में है। तो अनलाइक फियरी वॉल्केनोस जहाँ से लावा निकल कर आता है उसकी वजह यहाँ से तो कीचड़ निकल के आ रही है अंदर से। सोचो कितना अजीब प्रकार का वॉल्केनो यहाँ पर हमारे इंडिया में इस टाइम पर भी है, जिस कॉल्ड बर्तंग आइलैंड में पाया जाता है, ये आपका बर्तंग वॉल्केनो। क्लियर हो गया बच्चा? अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, कहते हैं प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। हम आगे क्या बात करने वाले हैं बच्चा आप लोग का? वेदरिंग और इरोजन के बारे में हम लोग बात करें। देखो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा बेटा वो थी हमारी जो अंदर की यानी कि अर्थ की अंदर की फोर्सेस है, कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं, कौन कौन सी प्लेट्स हैं, कौन कौन सी प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसकी थ्योरी का नाम क्या है, बाउंड्रीज कौन कौन सी है, टकराकर क्या फॉर्म हो रहा है, ना टकराकर क्या फॉर्म हो रहा है। अभी तक हमने वो सब पढ़ा कि अंदर से क्या। तो अभी तक हम लोग ये समझे कि जो अर्थ के फोर्सेस काम करती हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल या फिर एंडोजेनिक फोर्सेस, जो कि अर्थ के अंदर से काम कर रही है। जब वो अर्थ के अंदर से काम करती है तो उसमें अर्थ क्रस्ट जो यूजुअली हमारा बिल्डअप होता है, कुछ ना कुछ बनता है हमारा, तो उससे हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिंग बेसिकली। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ के ऊपर से फोर्सेस काम करती है उसे हम बोलेंगे आपका क्या? एक्सटर्नल फोर्स। ये अर्थ के सरफेस को खराब कर रही होती है, इरोड कर रही होती है। ये बात समझ भाई? तो अभी तक हम लोगों ने कौन सी पढ़ी आप लोगों की? एंडोजेनिक यानी कि इंटरनल फोर्सेस, जिससे हमारे वोल्केनिक इरप्शंस आए, माउंटेन्स फॉर्म हुए, अर्थक्वेक आए, ये सब चीजें यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे आप लोगों की कौन सी? वेदरिंग एंड इरोजन, जिससे होता है बेसिकली हमारी एक्सोजेनिक फोर्स। देखो यहाँ पे दो वर्ड है, वेदरिंग एंड इरोजन। इसका क्या मतलब होता है पहले ये समझो। किसी भी रॉक का, माउंटेन का, कोई भी सरफेस का यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना, वो सिर्फ टूटा है, बहकर कहीं और गया नहीं है, वो सिर्फ टूटा है। टूटा कैसे होगा? मान लो बहुत हवा पड़ी उसके ऊपर, बहुत तेज पानी पड़ा उसके ऊपर, ग्लेशियर्स आ गए एकदम से, वहां कुछ भी चीजें हुई तो टूट गया। उसका टूट जाने को बच्चा हम बोलते हैं आप लोगों का वेदरिंग। लेकिन जब वो टूट कर वहां से बहकर पानी की वजह से, हवा की वजह से उड़कर कहीं और चला गया, उसका वहां से ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा आप लोगों का? इरोजन। ये बातें मैंने आप लोगों को बता रखी है, दोबारा समझ में आगे देखो। कहते हैं इन दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट में। किसके डेवलपमेंट में? लैंडफॉर्म्स का। कॉन्टिन्यूअसली ब्रेक डाउन करके और रीशेप करके हमारे अर्थ के सरफेस को ये जो है अपना काम करती है। कहते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, बहुत लंबे पीरियड तक वेदरिंग और सॉरी बहुत लंबे पीरियड्स तक वेदरिंग एंड इरोजन ने एक साथ यहाँ पर काम किया है तो वेयर डाउन माउंटेन्स, कार वैलीज, फॉर्म प्लेन्स एंड क्रिएट फीचर्स। यहाँ पे कहने हैं कि बहुत लंबे टाइम तक वेदरिंग ने तोड़ने में हेल्प करी है और इरोजन ने फिर उसको वहां से हटाकर या तो वहां पे वैलीज क्रिएट करी है, या फिर वहां पे आप देखोगे यहाँ पे माउंटेन्स को वे डाउन करा है, वहां से हटाया, उनको तोड़ा है, इरोड करा है, प्लेन्स फॉर्म हुए, प्लेन एरिया फॉर्म हुआ है, यहाँ पे सब कुछ हटा दिया, इरोड कर दिया, यहाँ पे प्लेन एरिया यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये सब यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। और कुछ और फीचर जैसे कि केव, गुफाएं, क्लिफ यानी कि स्टैंड, डेल्टा यहाँ पर फॉर्म करा है, बहुत चीजें यहाँ पर जो है फॉर्म करी, जिससे हमारे पास अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म हमको अपने अर्थ पे देखने को मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई? जहां से हमें क्या मिले हैं? बहुत अलग अलग लैंडफॉर्म जो है हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं हमारे हमारे अर्थ की वजह से। यानी कि इन सब फीचर्स की वजह से जो हमारे पास ये जो फीचर्स है, हमारे पास ये जो वेदरिंग है, इरोजन है, इन सब की वजह से हमें बहुत चीजें देखने को मिली है। ये
ये बात क्लियर होगी बच्चा आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो बच्चा हम लोग आगे मूव करते हैं। आगे क्या चीज है? देखो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है यहाँ डिफरेंस। वेदरिंग से क्या हुआ, जो बड़ी सी रॉक थी पहले इसमें क्रैक आए और फिर जो है टूट कर गिर गई। तो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक जहाँ पे हो रहा है दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। और जब ये ब्रेक डाउन होकर इनका मूवमेंट हो जा रहा है, जब वहां से ये बहकर कहीं और चली जा रही है पानी हवा की वजह से, दैट विल बी कॉल्ड बच्चा आप लोगों का इरोजन। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई बहुत अच्छे से। अच्छा अब देखो, आप लोगों को मैं सबसे पहले समझा रखा आप लोगों को बच्चा वेदरिंग क्या होता है। कहते हैं वेदरिंग ऐसा प्रोसेस है थ्रू व्हिच रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। बता चुकी हूँ, ड्यू टू वेरियस प्रोसेसेस, हवा पानी इन सब की वजह से। इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन मेटेरियल। अब उसकी मूवमेंट नहीं हुई, मैंने पहले बोला वो सिर्फ टूट के वहां पे गिरा है, मूवमेंट नहीं हुआ, ओनली द ब्रेकिंग डाउन। अब देखो क्या रखा है, इसलिए हमारे पास तीन प्रकार की वेदरिंग होती है। क्या होती है बच्चा? तीन प्रकार की वेदरिंग होती है। फर्स्ट आती है हमारे पास फिजिकल वेदरिंग। जब ये वेदरिंग टेम्परेचर चेंज की वजह से, हवा की वजह से, पानी की वजह से, जब वो खुद वहां से बहकर कहीं और चली गई, उसे हम बोलते हैं बच्चा क्या आप लोगों का फिजिकल वेदरिंग। क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ है, हवा आई है, बहुत हवा चली है, बहुत विंड आई है, कुछ भी हुआ है, या बहुत पानी पड़ा है उसके ऊपर, रेन वाटर है, कुछ भी चीजें यहाँ पर है, तो नेचुरल की वजह से जब वो खुद ही टूट गई है, उसे हमने बोला है फिजिकल वेदरिंग। लेकिन ये वो हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो गया, क्या फ्रॉस्ट हो गया, विंड हो गया, पानी हो गया, ये सब। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास आती है, नेक्स्ट बच्चा केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का मतलब होता है जब हमने उस रॉक का हमने रिएक्शन करवाया है किसी ना किसी मिनरल के साथ, किसी ना किसी एसिड के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ, हमने क्या कराया बच्चा, हम लोगों ने उसका रिएक्शन करवाया। रिएक्शन करवाने के बाद जब वो टूटी है, उसे हमने बोला है बच्चा क्या आप लोगों का आपका केमिकल वेदरिंग। अब एक होता है हमारे पास बच्चा आप लोगों का क्या है, विच इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग। देखो बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब क्या होगा? बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब हुआ हमारे पास बहुत सिंपल टर्म्स में, जब हमारा प्लांट्स की वजह से, एनिमल्स की वजह से वो रॉक टूटी है। रॉक थी, रॉक के ऊपर आपने सुना होगा मॉसेस और लिकेन्स। ये जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो होने के लिए किसी मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो किसी बैरन रॉक पे उग जाती है। जहाँ पे रॉक के ऊपर जो प्लांट्स ग्रो होंगे, मॉसेस लिकेन्स वगैरह, वो धीरे धीरे करके क्या करेंगे, रॉक को तोड़ देंगे। तो प्लांट्स की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। एनिमल्स ने क्या करा, कहीं और के सीड जो है लाकर यहाँ डाल दिए, रॉक के ऊपर सीड डाल दिए, उससे क्या हो रहा है, हल्की मिट्टी आ गई कहीं ना कहीं से उड़कर, ये रॉक के ऊपर मॉसेस लिकेन्स फॉर्म होंगे, उससे क्या होगा, अब वो जो प्लांट्स में ग्रो होंगे, उनकी रूट से क्या होगा, उनकी जड़ों से, जो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है पिक्चर में, यहाँ पर उनकी जड़ों से जो है क्या हुआ है, जो पेड़ है वो ग्रो हो गया, और जो रॉक है उसमें क्रैक डेवलप हो गया, रॉक जो है टूट गई। यहाँ पर क्या हुआ है, रॉक के टूटने के यहाँ पे तीन तरीके हैं, उस वेदरिंग के यहाँ तीन तरीके हैं। थर्ड वाले तरीके को हमने क्या बोला, जैसे हमने बोला बच्चा आप लोगों को थर्ड वाले को बायोलॉजिकल वेदरिंग। एक वो जहाँ नेचुरल एजेंट्स यानी कि टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आए, हमारा विंड हुआ है, विंड के एक्शन की वजह से, है ना, आप लोगों का वाटर के एक्शन की वजह से क्या हुआ बच्चा, वाटर के एक्शन में जो रॉक है वो टूटी है, उसे हम लोगों ने बोला आप लोगों का क्या, फिजिकल वेदरिंग। लेकिन जब हमने बोला यहाँ पर जब उस रॉक का रिएक्शन करवाया गया किसी भी केमिकल्स के साथ, एसिड के साथ, रेन के साथ, उसे हम लोगों ने क्या बोला बच्चा आप लोगों का, केमिकल वेदरिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, जब अब तक वो टूटी है उसे हमने बोला है केमिकल वेदरिंग। लेकिन जब थर्ड में प्लांट्स या एनिमल्स की वजह से कोई रॉक टूटी है, उसे हम लोगों ने बच्चा क्या बोला आप लोग का, बायोलॉजिकल वेदरिंग। कहते हैं भैया यहाँ पर वेदरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक रॉक टूटेगी नहीं तब तक उसका इरोजन नहीं होगा, वहां से बहकर कहीं और नहीं जाएगी। जब तक बहेगी नहीं तब तक जो है सॉइल फॉर्म नहीं होगी। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में बहुत बड़ा रोल होता है किसका, हमारी वेदरिंग का। जब तक वेदरिंग नहीं होगी, बिना उसके रॉक के छोटे छोटे पार्ट्स में टूटे, तो वहां से बहकर नहीं जा पाएगी। तो बहेगी तब जब टूट जाएगी, और उसी के बाद जो क्या होती है, हमारी सॉइल फॉर्म होती है, जिस जो सॉइल ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये बात तो हम लोग को पता है। अच्छा, अब देखो फिर हमारे पास तो दिखा रखा है हम लोगों को इरोजन के बारे में कुछ चीज समझा रखी है, इरोजन क्या होता है, क्या मतलब है इसका बता रखा है। कहते हैं इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो सॉइल है, रॉक है, बाकी सरफेस जो है वो वॉर्न डाउन हो जाए, वो जो है टूट जाए, और वहां से उसके मटेरियल से एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पर ट्रेवल करके जा चुके हैं, चाहे पानी की वजह से, चाहे हवा की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, वेव्स की वजह से, कैसे भी, और जो पार्टिकल्स थे टूटे हुए वहां से बहकर कहीं और जा चुके। वेदरिंग में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन हुई थी रॉक हमारी। लेकिन इरोजन में क्या होता है, मूवमेंट होता है उन ब्रोकन मटेरियल्स का। क्या वो मूवमेंट हो, मैंने पहले ही बोला।
कहते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इरोजन होते हैं। हमारे पास एक होता है वाटर इरोजन, जब पानी की वजह से कोई चीज भई हो, वहां से हटी हो, उसका इरोजन हुआ। देखो बेसिस का मतलब क्या है, वेदरिंग का मतलब क्या हुआ, वो रॉक जो है टूटी है। और इरोजन का मतलब क्या हुआ, वहां से बहकर कहीं और चली गई है, वहां से जो है इरोड हो गई, वो सरफेस जो है वहां से खराब हो गया। इरोजन के बाद जो ऐसी बात है, यहाँ पे कुछ चीजें खराब होती हैं। अगर यहाँ पे सॉइल का इरोजन हुआ है, दैट मीन जो टॉप लेयर जो सॉइल जो फर्टाइल लेयर है, वहां से बहकर कहीं और चली गई है। अब जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो गई। ठीक है। एक हमारे पास है विंड इरोजन, जब कुछ डेजर्ट एरियाज होते हैं, तो डेजर्ट एरियाज में जब हवा की वजह से कुछ चीजें उड़ जाए, उसे हमने कहा है विंड इरोजन। ग्लेशियर इरोजन, जहाँ पे आइस यानी ग्लेशियर्स के मूवमेंट की वजह से कुछ सरफेस है यहाँ पर वो इरोड हो जाए, कुछ चीज खराब हो जाए। और यहाँ पे कोस्टल इरोजन, यानी कि सी वेव के बार बार टकराने की वजह से जो कोस्टल लैंड है वो यहाँ पर इरोड हो जाए, उसे हम लोगों ने क्या बोला बच्चा, आप लोगों का कोस्टल इरोजन। यहाँ पे देखो सिंपल दिखा रखा है, कुछ इरोजन है यहाँ पर जो कि पहले यहाँ पर जैसे पानी की वजह से हो रखा है, आपको दिख रहा है ये कितना बेकार सा है। यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर नदी बह रही है, आसपास का एरिया देखो कितना इरोड हो चुका है। अगर यहाँ पे क्लियर ना दिख रहा, अपने के बुक्स में देखना आपने, यहाँ पे देखो कि ये कितना इरोड हो गया, कितना कुड़कुड़ा हो गया, सब कुछ यहाँ पे हट गया है। क्योंकि आराम से प्लेन लैंड था, यहाँ पे ऐसे लगे वैली बनी हुई है, आसपास सारा इरोड कर करके पानी ने लिटरल इरोजन साइड साइड से इरोड कर करके लैंड पूरा खराब कर दिया, इरोजन हो गया उसका। यहाँ पे देखो विंड कैसे उड़ रही है, हवा यहाँ पे कैसे उड़ रही है, सैंड को बहा के लेके जा रही है अपने साथ, तो यहाँ पे उसका इरोजन यहाँ पे दिखा। क्लियर हो गया बच्चा। आप देखो यहाँ पे कहते हैं इरोजन शेप लैंडफॉर्म्स एंड कैन क्रिएट बोथ फीचर्स। अच्छा यहाँ पे कहते हैं इरोजन से जो है लैंडफॉर्म बनते भी हैं और लैंडफॉर्म बिगड़ते भी हैं, और ये चीज हम लोग अभी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आखिर कौन से लैंडफॉर्म है जो कि बने हैं इरोजन की वजह से, और कौन से लैंडफॉर्म जो है वो खराब हुए हैं इरोजन की वजह से। कहते हैं इरोजन जो है वो अफेक्ट करती है, तो कहते हैं यहाँ पे कहा इरोजन जो है अफेक्ट करती है बहुत सारे लोगों के ऑक्यूपेशन को। क्या करती है बच्चा, ऑक्यूपेशन को यहाँ पर जो है वो काफी अफेक्ट कर रही है, बाय चेंजिंग द लैंड एंड सॉइल ऑन विच पीपल डिपेंड। भाई देखो अगर वहां पे इरोजन हो गया है, तो अब सी बात है, इरोजन जो है बहुत सारे लोगों के ऑक्यूपेशन को, कि वहां पे लोग क्या काम करने वाले हैं, उस चीज को कहीं ना कहीं बहुत अफेक्ट करती है। अगर वहां की सॉइल बहुत अच्छी है, अभी इरोजन नहीं हुआ है, तो वहां पे लोग जो है खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन अगर इरोजन हो गया है, सॉइल इरोजन हो गया है, लैंड बहुत खराब हो गई है, तो क्या वहां पे लोग खेती कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दैट मींस क्या बोला हुआ है, लोगों की ऑक्यूपेशन को बहुत अफेक्ट करती है, कौन है, हमारे इरोजन। एग्जाम्पल आप वही दे रहे थे, आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, और फार्मर्स के लिए इरोजन रिमूव कर करेगी फर्टाइल टॉप सॉइल, जो कि उनको टॉप्स के लिए चाहिए। अगर वो इरोड जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे क्या होगा, लोअर यील्ड मिलेंगे उनको, या जो उनको क्रॉप क्रॉप का प्रोड्यूस मिलेगा वो काफी कम मिलेगा, लो मिलेगा। और जो लोग नदी के आसपास रह रहे हैं, कोस्ट के आसपास रह रहे हैं, उससे क्या होगा, जो उनका लैंड है उसके बाद बार बार जो है टकराएगा उससे, तो वो वॉश अवे हो जाएगा, घर रोड वो सब यहाँ पे खराब हो जाएंगे, प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन में और माइनिंग में, अगर यहाँ पे कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, माइनिंग कहीं पे चल रही है, उसमें क्या होगा, लैंड डिस्टेबलाइज हो जाएगा, लैंड बहुत ही खराब हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, हिलेगा डुलेगा, और अर्थक्वेक आ सकता है उसके अंदर। अगर वहां पे इरोजन होता जा रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, सेफ्टी रिस्क हमें हो जाएंगे, हमें डर लगेगा कब मर मराना जाए वाली बात है। कहते हैं इंडस्ट्रीज जैसे कि टूरिज्म है या फिशिंग वगैरह है, वो सब भी यहाँ पे ऑब्वियसली बात है भैया कहीं ना कहीं सफर करेंगे ही करेंगे। जैसे हमको पता चलता है इससे कि इरोजन नॉट ओनली शेप द अर्थ सरफेस, यानी कि इरोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के सरफेस को शेप नहीं कर रहा, बल्कि कहीं ना कहीं हम लोगों की जिंदगियों को, हमारे कामों को अफेक्ट कर रहा है। ये बात समझ में आ गई बच्चे। अब देखो नीचे आप लोगों को क्या दिखा रखा है, बेसिकली कहते हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अब ये क्या है, आप लोगों ने वो देखी है ना, इंडस वॉट, इंडस वाली सिविलाइजेशन, आईबीसी, जो कि हमारे यहाँ पे हमारा ये है ऊपर वाला पार्ट, तो यहाँ पे जो प्रॉपर सिविलाइजेशन है हमारी, जो बहुत ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन रही है हमारी, बिल्कुल ओल्डेस्ट आईबीसी हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसे यहाँ पर नाम देते हुए सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। कहते हैं भैया वहां पर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स वगैरह वहां पर हुआ करते थे, जैसे कि कॉन्टोरिंग। जो कॉन्टोरिंग से मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर समझना है इस चीज को, कॉन्टोरिंग है, बंदिंग है, टेरेसिंग है। आई थिंक आप पिक्चर मैंने कहीं ना कहीं तो लगा रखी थी या नहीं थी क्या, शायद नहीं। ओके नो इश्यूज, आपको समझाती हूँ आखिर ये क्या है, शायद बाद में पिक्चर, एक सेकंड रुकना। अच्छा नहीं दूसरी है, देखो क्या बोल रही हूँ मैं, आप लोग, मैंने बोला कॉन्टोरिंग वगैरह, मैंने आपको नाम दिया, क्या मतलब है इसका। एक आप लोगों ने तीन वर्ड बोले, एक मैंने बोला बच्चा आप लोगों के लिए कॉन्टोरिंग, एक मैंने बोला बच्चा आप लोगों के लिए बंदिंग,
और एक मैं बोल रही हूँ बच्चा आप लोगों के लिए टेरेसिंग। कहते हैं यहाँ पर ये तीनों ही तरीके हैं जिससे हम सॉइल के इरोजन को बचा सकते हैं। कहते हैं टू प्रिवेंट इरोजन, ताकि इरोजन जो है उससे ना हो सके, तो उसके लिए हम ये तीनों ही चीजें कर रहे हैं। पहली बात तो ये समझो, इरोजन ना हो सके उसके लिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, तो कॉन्टोनिंग का मतलब क्या है, सपोज हमें हिली एरिया पे हमें जो है फार्मिंग करनी है, लेकिन बहुत हिली एरिया है, अगर ज्यादा स्टीप एरिया अगर ऐसे करके है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऐसा ना करके हम यहाँ पे टेरेसिंग करेंगे। आप सोचो अगर आप इतने हिली एरिया से स्लोप पे अगर आप खेती करोगे, आपने पानी डाला ऊपर से, तो पानी बहता हुआ नीचे आ जाएगा, वहां पे तो क्रॉप टिक ही नहीं पाएगी, बिल्कुल भी खराब हो गया। इसलिए आप क्या करते हैं, स्टेप बनाते हैं ऐसे ऐसे करके। हमने क्या करा, हमने ऐसे ऐसे करके हमने स्टेप बना दिया हिल्स में। अब यहाँ पर क्या होगा, पानी डालोगे यहाँ से करके, यहाँ पर भी क्रॉप ग्रो कर रखी है, यहाँ पर भी क्रॉप ग्रो कर रखी है, यहाँ पर भी क्रॉप, यहाँ पर भी क्रॉप है। आपने पानी डाला, हल्का बहुत पानी जो है ऑब्जॉर्व करेगी, बहकर हल्का हल्का करके नीचे जाएगा, और फिर हल्का ऑब्जॉर्व करेगी, और फिर वो हल्का हल्का बहकर फिर नीचे जाएगा। दैट मीन जितना उसको पानी चाहिए उसको उतना ही पानी मिलेगा, क्रॉप एकदम से जाएगी। तो हमने जो ये स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बनाया, हमने जो है बच्चा आप लोगों का स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बनाया, इससे हमने बोला आप लोगों का टेरेस। अच्छा, फिर हमारे पास देखिए बच्चा आप लोगों का बंदिंग, बंदिंग और कॉन्टूरिंग काफी सेम सेम है। कॉन्टूर का मतलब हो कि यहाँ पे अगर आप ऐसे करके आप खेती कर रहे हो, तो आपने हल्का हल्का ऐसे क्या है, गड्ढा सा कर, बस उसे हमने बोला है कॉन्टूरिंग। आपने उसी की जैसे आप फ्लो कर रहे हो, आपने उसी लाइन में हल्का हल्का गड्ढा कर दिया, देखिए पानी हल्का सा रुक रुक कर जाए। ये जो तीनों ही चीजें हैं, ये आप लोगों के पानी वाले जो हिली एरियाज है, मतलब बेसिकली वहां पे बंदिंग में क्या हुआ, बस क्या इसके बाद आपने हल्के से प्लांट्स लगा दिए, बस। तो आपने जब इसके बाद आपने प्लांट्स यहाँ पर ग्रो कर दिए, तो इन प्लांट्स का या कोई कुछ भी ग्रो कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा आप लोगों का, बंदिंग। समझ में आ गया कोई वाली बात, इससे यहाँ पर वो चीजें करेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर वाटर के मैनेजमेंट के लिए हम ऐसा करते हैं, डैम वगैरह बना देते हैं, आप लोगों ने देखी है ये सब चीजें, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो डैम वगैरह जो है हमारे पास बन जाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं मल्टीपल संस्कृत टेक्स्ट, हमारे पास बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट है जो हमें समझाते हैं कि आखिर कैसे हमें इन चीजों को मैनेज करना चाहिए, कैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। वेद हमें समझाते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमको समझाता है ना, उसमें बहुत गाइडलाइंस है इन सब चीजों को लेकर। वृक्ष आयुर्वेद हमको समझाता है, वृक्ष आयुर्वेद का मतलब क्या है, एक ऐसी ब्रांच जहाँ पर हम समझाते हैं कि आखिर पेड़ों की रक्षा कैसे करनी है, प्लांट्स एनिमल्स को कैसे ध्यान रखना है, उन सब चीजों का वो हमें यहाँ पे समझ में आता है। अगर लैंड के असेसमेंट के लिए और कैटेगरी यहाँ पर, यानी कि बोलते हैं यहाँ पे कैसे हमें फर्टिलिटी रखनी है अच्छी खासी, कैसे प्रोडक्टिविटी रखनी है, तो सब चीज हमें यहाँ पे समझाते हैं ये सब। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है आप लोगों को बच्चे, which is called the Zabo system in Nagaland। अब ये क्या है, एक अलग सा सिस्टम है आप लोगों के लिए, कुछ न्यू चीजें हैं, which is called Zabo system in Nagaland। बहुत ज्यादा सा लेक्चर रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, क्या समझाते हैं देखो यहाँ पर, कहते हैं रिप्रेजेंट एन इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच जिसमें अर्दन बंड का हिल स्लोप का इस्तेमाल होता है, हिल स्लोप वगैरह यहाँ पर बनाए जाते हैं हिल स्लोप पे, और वाटर कंजर्वेशन के लिए। बेसिकली यहाँ पे क्या था कि हमने यहाँ पे बंद बना दिए, जो अब बताया था मैंने आप लोगों को, बंद बनाए हैं जहाँ पे क्या करा हमने प्लांट्स वगैरह को प्लांट कर दिया है, ताकि यहाँ पे वाटर का मैनेजमेंट अच्छे से हो सके, सॉइल का इरोजन ना हो सके। चेक डैम वगैरह बनाए गए, डैम बनाए गए छोटे छोटे से यहाँ पे स्मॉल स्ट्रीम्स के आसपास, ताकि वाटर की स्पीड कम हो सके, सॉइल इरोजन ना हो सके, एंड सेडिमेंट का डिपोजिशन हो सके, जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं आके थम सके, मिट्टी बहकर ना जाए, वहीं पे रुक जाए। जब ऐसे स्ट्रक्चर को डिजाइन करा गया है ताकि पानी का जो फ्लो है वो कम हो सके, एंड ग्राउंड वाटर बहुत जल्दी से दोबारा से रिचार्ज हो सके। ये सिस्टम जो है बेसिकली क्या आप लोगों का नागालैंड में फॉलो होने वाला आप लोगों का जाबो सिस्टम ये कहलाता है। समझ में आ गया आपको ये वाली बात। फिर देखो मतलब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लास्ट आएगा, व्हिच इज कॉल्ड एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। सिर्फ हम हल्का बहुत पढ़ेंगे यहाँ कि ग्रेडेशन का मतलब क्या हुआ, वो डेन्यूडेशन, वो वियरिंग डाउन, इरोजन उसका मतलब हुआ, उसका वहां से बह जाना। तो कौन कौन से एजेंट्स है बेसिकली उसके लिए, जो कि एक्सटर्नल यानी कि जैसे हमने कहा था एक्सोजेनिक फोर्सेस वो यहाँ पर करवाते हैं। किन किन फैक्टर्स की वजह से ऐसा होता है, कौन कौन से एजेंट है बेसिकली, तो बता चुकी हूँ पहले मैं आप लोगों को, पानी की वजह से है ना, ग्लेशियर्स की वजह से, हवा, वेव्स, ग्राउंड वाटर, इन सब की वजह से जो है ये चीजें हमारे पास होती है। क्लियर हो गया। आप देखो यहाँ पे आप लोगों को बस कुछ चीजें यहाँ पर आपको दिखा रखी है मैंने, ये मैंने आप लोगों को दिखा रखा है आखिर जो मैं मेंशन था कि आखिर किस किस तरीके से किससे क्या फॉर्म हो रहा है। कहते हैं रनिंग वाटर की वजह से जो रॉक है वो खराब हो जाती है, और यहाँ पर वैलीज वगैरह फॉर्म होती है, जो आपको मैंने यहाँ पर दिखा रखी है इस पिक्चर, कैसे कहाँ पर जो है पानी की वजह से पहले हल्का सा बहुत पतला था, ये हल्का चौड़ा हुआ, यहाँ पे कैसे पूरी यहाँ पे जो एरिया था पूरा का पूरा यहाँ पर वो खाली हो इरोड हो गया, पूरा का पूरा सरफेस यहाँ पे किसकी वजह से, यहाँ पे पानी की वजह से।
तो यहाँ पे कहते हैं कि ग्लेशियर्स की वजह से वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल लेके आते हैं और इससे जो है क्या फॉर्म होता है, आपको यहाँ पर दिख रही है ये वाली, देखो आपको टू शेप वैली जो इस तरीके से फॉर्म हो जाती है, इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। फिर यहाँ पे कहा हुआ है कि विंड की वजह, हवा की वजह से भी यहाँ पे देखो डेजर्ट में यहाँ पे सैंड ड्यून्स बन जाती है, कहीं पे जो हवा है वो टकराएगी तो कुछ इकट्ठा करेगी और कहीं से कुछ हटाएगी, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कहते हैं सी वेव की वजह से यहाँ पे जो है क्लिफ फॉर्म होती है। सी वेव की जैसे क्या होता है, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे क्लिफ, ये आप लोगों को दिखिए यहाँ पर ये क्लिफ, जिसे हम बोलते हैं हमारा, ठीक है। ये सी वेव्स जो है बार बार जब टकराएंगी इस वाले पार्ट से, बार बार टकराएंगी, बार बार टकराएंगी, सब कुछ जो है यहाँ पे इरोड हो जाएगा और यहाँ पे जो है फॉर्म होगी क्या, आप लोगों की सी क्लिफ। अब आगे आपने देखा है कि पहले सी केव होती है, फिर क्लिफ फॉर्म होती है, वो हटकर फिर बाद में टकरा टकरा के आपको जो एक ऐसा टाइम आएगा, एक टाइम आएगा जहाँ पे सिर्फ डंडा सा खड़ा होगा बीच में, विच इज कॉल्ड सी स्टार, आगे पढ़ेंगे उसको भी। एंड यहाँ पे कैसे ग्राउंड वाटर की वजह से यहाँ पे सिंक होल क्रिएट हो जाता है कि जब वो लाइफ फ्रूट बन के उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे आपको ये सब फॉर्मल जो आप लोग को यहाँ पर ये समझा रहे ऊपर पैराग्राफ। यहाँ पर देखो डोंट मिस आउट में आप लोगों से बदली बात है, यहाँ पर क्या क्या कहा गया है। कहते हैं लैंड फॉर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हिस्ट्री में, हमारी सिविलाइजेशन में। नदियां और जो फर्टाइल प्लेन्स है, जैसे गंगा है, नाइल है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, दे गिव राइज टू एग्रीकल्चर सोसाइटीज। भैया सब नदियों की वजह से हमारी सोसाइटीज बनी है, पहले के टाइम में हम लोगों को पता है। माउंटेन्स ने बैलेंस का काम भी करा है, माउंटेन जो है बचाते हैं हमको कोल्ड चिली विंड से, बिल्कुल है, बचाते हैं हमारे इंडिया को। हमारे माउंटेन्स ने हमें इन्वेजन से बचाया है कि बाहर से भी कंट्री हम लोगों पे इन्वेट करने आ रही है, हमें कब्जा करने आ रही है, उससे उससे भी हमारे माउंटेन्स ने हम लोगों को प्रिवेंट करने से हम लोगों को बचाया है। कहते हैं इससे क्या हुआ है, कल्चरल एक्सचेंजेस हुए हैं, पासिस जैसे खाइबर पास, आप लोगों को पता है बहुत हमारा जो लैंड रूट है बहुत पुराना है, दादा सी रूट, ठीक है। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चाइनीज से अलग अलग पिलग्रिम्स वगैरह आते थे हमारे देश में, हमारे देश को जानने पहचानने के लिए। उसमें यहाँ पर क्या दिखा रहा है, खाइबर पास बता रखा है। पास का मतलब होता है माउंटेन्स के बीच के निकलने की जगह, यहाँ पे जैसे यहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग, ट्रेडिशंस के लोग हमारे इंडिया में आ सके, उसे हमने बोला है पास। यहाँ पर एक था हमारा खाइबर पास। डेजर्ट यहाँ पे कहते हैं, डेजर्ट जैसे कि यहाँ पे डेजर्ट में कौन सा होगा, थार डेजर्ट है, आप लोग को आपको पता है, राजस्थान वाला पार्ट जो आप लोग को कहते हैं, उससे यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत से लोग वहां पर भी आए हैं, डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी बड़ी सेटलमेंट जो है वहां पर हुई है, ट्रेड रूट जो है वहां पे रहे हैं, जैसे कि सिल्क रूट हो गया, कोस्ट या हार्बर्स वगैरह जो हमारे कोस्टल एरियाज रहे हैं हमारे, मतलब दे सपोर्टेड ट्रेड, इनकी वजह से सी ट्रेड बहुत हुआ है, कल्चरल कॉन्टेक्ट बहुत बने हैं, ट्रैवल बहुत हुआ है अलग अलग दूर दूर के लैंड तक, जिसमें यहाँ पर किंगडम जैसे कि साउथ इंडिया में जो है वो बहुत फ्लरिश हुए थे, कि साउथ इंडिया के जो लोग थे यहाँ पर ये सारे के सारे अलग अलग कंट्रीज के साथ पूरे वर्ल्ड में जो है ट्रैवल कर पाए थे, ट्रेड कर पाए थे, so ये लोग बहुत ग्रो हुए थे। तो आज भी जो है हिस्ट्री शोज दैट, आज भी हमें हमारा इतिहास दिखाता है, फॉर सेटलमेंट ट्रेड या कल्चर ग्रोथ जो है ये बहुत इन्फ्लुएंस है हमारे लैंड के फिजिकल फीचर्स। तो बेसिकली हमें दिखा रखा है कि हमारे जो लैंड की फिजिकल फीचर्स है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि सब चीज कहीं ना कहीं उनसे इन्फ्लुएंस करती है एंड हमारी लाइफ उससे बहुत इन्फ्लुएंस करती है। समझ में आ गया आपको वाली चीज? तो बच्चा देखो चैप्टर लेंथी इतना है नहीं, लेकिन क्या है कि न्यू चैप्टर है तो आप लोगों को समझने में थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे चैप्टर को आप लोगों को बहुत डिटेल्स आप लोगों को समझाया है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज। तो यहाँ से आप लोगों ने पूरा ये चैप्टर बहुत तमीज में हम लोगों ने पूरे चैप्टर को हम लोगों ने समझा है, जहाँ हमने कुछ भी लीव नहीं करा है आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर का। लेकिन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जो आगे पॉइंट्स आने वाले हैं वो सारे ही पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड दैट्स ऑल बच्चा, आप लोगों का पार्ट नंबर 1 हमने आधा कंप्लीट करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 2 से डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को करना, तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताकर जरूर जाना कि आपको आखिरी वीडियो लगी। तब तक के लिए क्या बच्चों, बाय बाय, आज मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।